हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज भाई हम रिवीजन करने वाले हैं आपके एग्जाम्स की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप लोगों ने बोला कि हमें फोर्थ लेसन केमिकल बॉन्डिंग के अंदर से कुछ करना, तो केमिकल बॉन्डिंग में मेनली देखो, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, एमओटी थ्योरी है, बस इतना ही। अगर ये दोनों चीजें आपने अच्छे से कर ली हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, वेस्पर थ्योरी तो आ ही जाएगा। वीबीटी हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करती है वीबीटी, वेस्पर थ्योरी, वीबीटी थ्योरी जिसमें हाइब्रिडेशन आता है, और लास्ट में एमओटी। सिर्फ तीन ही थ्योरियां मेन। उसके अलावा जो भी है, मतलब वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वो भी आप लोगों को पता होगी। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आती है, या वो भी करवाऊं? बोलिए भाई। आयन डाइपोल, आयन फोर्स, ये सब तो आता होगा या नहीं आता? वो भी यस सर। है ना, वो आता है तो ठीक है। वीबीटी वेस्पर थ्योरी, उनके अंदर डायग्राम्स है, तो चलो मैं आपको एक डायग्राम्स वाली एक वो शेयर कर देता हूँ, फटाफट उसी में से आसानी से बताया जाएगा, ठीक है, ताकि हमारा टाइम भी कम लगेगा। यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, वेस्पर थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग, वेस्पर थ्योरी कंटिन्यू, ठीक है। देखो भाई, वेस्पर थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेस्पर थ्योरी क्या कहते हैं? लेविस स्ट्रक्चर तो सीधा सीधा होता है कि आप सीधे सीधे बॉन्ड बना दीजिए, और जो भी केमिकल बॉन्ड्स हैं और लोन पेयर्स हैं, बस उनको दो इलेक्ट्रॉन्स दिखाना है, यही है। देखो, यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन के चार बॉन्ड होते हैं, इन चार बॉन्ड की जगह पर आपको डॉट्स लगाने हैं, दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक बॉन्ड बनता है जनरली, ये आपको पता है। तो सीधा ये लगा दो, सीधा हो गया लेविस स्ट्रक्चर। क्लियर है भाई? लेविस स्ट्रक्चर क्या होता है, पता लग गया होगा? यस सर। है ना, सिर्फ केमिकल बॉन्ड को हटा के आपको उसकी जगह पर दो इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। आप इलेक्ट्रॉन ऐसे भी दिखा सकते हैं जो जनरली बुक में दिखाया होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ, इस तरफ भी दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के कार्बन के साथ, इस तरफ भी दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में, और इस तरफ भी दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ। ऐसा भी दिखा सकते हैं। देखिए, ये एक बॉन्ड हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन का कार्बन के साथ, एक ये बॉन्ड हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया, ठीक है। और अगर कार्बन की देखें तो कार्बन में भी तो वो सारे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाले शेयर कर रखे हैं, तो कार्बन के टोटल 8 बन रहे हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये है लेविस स्ट्रक्चर। ये आपको ये डॉट दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे मतलब ये दायरे दिखाने की जरूरत नहीं है, जस्ट इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो ये होता है। अब इसमें वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस शेल क्या होती है, वो पता होना चाहिए। जैसे जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, वेस्पर थ्योरी में काम आएगा। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर क्या होता है, 17 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मार्क करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इसके अंदर जो लास्ट शेल है, लास्ट शेल कौन सी है, थर्ड शेल, ये जो नंबर लिखा होता है थर्ड शेल, तो थर्ड शेल लास्ट शेल है, उससे पीछे सेकंड शेल है, तो सेकंड नहीं, थर्ड वाली शेल, और थर्ड कंप्लीट शेल लेंगे, ये ध्यान रखना। आप सिर्फ पी को नहीं ले सकते, सिर्फ एस को नहीं ले सकते, थर्ड कंप्लीट शेल लेने वाले। लास्ट शेल होती है वैलेंस शेल, दैट इज इक्वल टू थर्ड। उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 5 और 2 7। यस, ये बात समझ में आई बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें वैलेंसी काउंट करने के लिए अगर वो नंबर 4 से ज्यादा है तो 8 में से माइनस कर दो। अगर 4 है तो वैलेंसी 4 ही रहेगी। मान लीजिए यहाँ पर 4 नंबर है तो वैलेंसी 4, अगर 3 है तो वैलेंसी 3, 2 है तो 2, 1 है तो 1। लेकिन 4 से ज्यादा 5 हो जाता है तो हम 8 में से 5 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 7 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, 8 में से माइनस कर दिया, बचा 1। तो देखो, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन थे 7, वैलेंसी आ गई 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब वैलेंसी का मतलब कितने बॉन्ड बना सकता है ये, एक बॉन्ड बना सकता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, तो बाकी बचे 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर में रहते हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो आ गया 3। 3 इज द लोन पेयर, दैट इज लोन पेयर। हाँ भाई, क्लियर है ये बात? यस लोन पेयर फाइंड करने आने चाहिए, अगर ये नहीं आते तो फिर कहानी खराब हो जाएगी। आगे देखिए अब बेटा, नेक्स्ट, अब O3 का मॉलिक्यूल बना रखा है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, इसकी बात नहीं करेंगे फिलहाल, ठीक है। इसके बाद में वेस्पर थ्योरी की बात करते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल, लास्ट शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं। उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल के अंदर, वो क्या करते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्स जो है वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। बॉन्ड पेयर होंगे या लोन पेयर होंगे, बॉन्ड बन चुका तो बॉन्ड पेयर बन जाएंगे, और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, खाली इलेक्ट्रॉन जो अभी हमने देखे लोन पेयर, वो लोन पेयर होंगे। ये सब एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्यों? इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा भाई, नेगेटिव चार्ज
दूसरे नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, इसलिए ये सब एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इनकी रिपल्शन की पावर किसकी कितनी है? तो जो लोन पेयर होता है वो दूसरे लोन पेयर को सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं, दोनों एक दूसरे को। लोन पेयर विल रिपेल अनदर लोन पेयर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को थोड़ा कम रिपेल करेगा, ठीक है, जो केमिकल बॉन्ड बन जाता है उसको कम रिपेल करेगा। और बॉन्ड पेयर दो केमिकल बॉन्ड एक दूसरे को सबसे कम रिपेल करेंगे, सबसे कम ये दोनों रिपेल करते हैं, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर थोड़ा ज्यादा करते हैं, और लोन पेयर सबसे ज्यादा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये वेस्पर थ्योरी में बताते हैं कि लास्ट शेल में जो बैलेंस शेल होती है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स के पेयर बनते हैं, कुछ बॉन्ड बन जाते हैं, कुछ लोन पेयर रह जाते हैं, कुछ बॉन्ड पेयर हो जाते हैं, और ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ये सब के सब एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये जो रिपल्शन है एक दूसरे की, इन सब की, लोन पेयर की और बॉन्ड पेयर की, इसमें लोन पेयर एक दूसरे को सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर थोड़ा कम करते हैं, और बॉन्ड पेयर सबसे कम रिपेल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर वेस्पर थ्योरी का पता लगता है। अब ऐसा क्यों होता है? मैक्सिमम अगर एक दूसरे से दूर रहेंगे, क्योंकि रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, एक दूसरे से ज्यादा दूर रहेंगे तो रिपल्शन कम होगा, मिनिमम रिपल्शन होगा, मिनिमम रिपल्शन है तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ये दो ही रूल है वेस्पर थ्योरी। हाँ भाई, क्लियर बेटा सबको? ये दो ही रूल है ओनली। यस सर। ठीक, तो ये वेस्पर थ्योरी है, सीधी सी बात। अब इसके बेस पर हमने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए, तो वो स्ट्रक्चर्स आपको डायरेक्टली याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। हालांकि मैंने इनको इस तरह से कुछ करके दिखा रखा है कि बेरिलियम की वैलेंसी निकाल ली, कितनी निकलेगी? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक्साइटेड स्टेट है, 1s2 2s1। देखो इसका 2s में 2 होता है, 2s में 1 रह गया और 2p में, क्योंकि सेकंड शेल अगर शुरू होगी तो सेकंड p भी स्टार्ट होगा, तो ये सेकंड p भी पूरा दिखाएंगे, भले इनमें 0 इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है, इसका एक इलेक्ट्रॉन p में चला जाता है, तो ये दोनों में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, वैलेंसी होगी 2, या फिर आप वैलेंसी भी निकाल सकते हैं बेरिलियम की, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखाना चाहते। वैलेंसी कितनी निकलेगी? एटॉमिक नंबर, लास्ट शेल है सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? लास्ट शेल है सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सेकंड शेल में? 2 हैं, वैलेंसी कितनी होगी? 2 ही होगी, क्योंकि 4 तक, जब तक 4 से ज्यादा भरेंगे तो 8 में से माइनस करना है, ठीक है। तो वैलेंसी 2 है तो मतलब 2 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, सीधी सी बात है। तो हमने यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर नहीं है, क्योंकि 2 वैलेंसी 2 इलेक्ट्रॉन थे लास्ट शेल में, दोनों वैलेंसी में यूज हो गए, तो लोन पेयर नहीं है। तो बेरिलियम 2 हाइड्रोजन को जोड़ेगा, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर, दोनों बॉन्ड पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये चारों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होने चाहिए, ताकि ये मिनिमम रिपल्शन करें, मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्शन, और इसी से इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो स्टेबल रहेगा, अगर वो मिनिमम रिपल्शन करें। तो ये कहाँ हो सकते हैं? क्या बेरिलियम ऐसा मॉलिक्यूल बना सकता है, BeH और H, कैसा हो सकते हैं? है ना, मैक्सिमम तो 180 पर होंगे, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में और कोई रिपल्शन तो है नहीं, तो 180 पर, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? लीनियर स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रेट लाइन में। और बॉन्ड एंगल क्या होगा? 2 बॉन्ड के बीच में जो एंगल है 180 होगा। यस, क्लियर है ये स्ट्रक्चर सबको? यस सर। ठीक है, तो जब भी, और अगर सिर्फ 2 ही एटम जुड़े हों आपस में, सिर्फ 2 एटम, 3 नहीं, मिनिमम 3 एटम जुड़े होंगे तभी कोई स्ट्रक्चर की बात की जाएगी। 2 एटम जुड़े हो तो हमेशा लीनियर होते हैं, याद रखो। नेक्स्ट देखो, सारी वेस्पर थ्योरी के स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर याद कर लेना, रट्टा मार लेना, सारी जिंदगी पूरी उम्र भर आपको स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5-7 स्ट्रक्चर और हैं जो एक्स्ट्रा में आते हैं, बाकी सब यही है। सारी लाइफ आपको कभी स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम नहीं आने वाली अगर ये स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं, है ना। तो देखिए अब जरा एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम जो है इसका लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड शेल है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी भी 3 होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर इन सब की वैलेंसी 3 ही आने वाली है सभी की। तो देखिए इसके साथ 3 क्लोरीन जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसके पास भी कोई लोन पेयर नहीं है, तो तीनों क्लोरीन कैसे जुड़ेंगे? मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए तीनों में। तो भाई एक जैसे ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के सेंटर में कोई एटम रखा हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा? सारी साइडें, सारे एंगल इक्वल होते हैं, 120 का एंगल हो सकता है, सभी के बीच में 3 बॉन्ड बनेंगे, 120 एंगल। यस, क्लियर है ये सबको? यस। ट्राइएंगुलर प्लेनर इसका स्ट्रक्चर होगा, प्लेन में बनेगा, बिल्कुल एक पेज के प्लेन पे जैसे बनता है, और ट्राइएंगुलर 3 ट्राइएंगल के जैसा, है ना। तो ये सेकंड स्ट्रक्चर है।
सबको ये 10-15 स्ट्रक्चर हैं टोटल, और अगर इतने याद कर लेते तो समझ लेना सारा याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं भाई, अब बात करते हैं फोर्थ वाले स्ट्रक्चर की, SO2। SO2 कैसे बनता है? तो SO2 की वैलेंसी जो है, अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि वैलेंसी यहाँ पर हमेशा काम नहीं आती है, ठीक है। वो जनरल है कि वैलेंसी से हम निकाल सकते हैं काफी कुछ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए अब सल्फर की, लिखी हुई है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। लास्ट शेल कौन सी है? थर्ड है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। डेफिनेट है 6 है, तो 8 में से माइनस करेंगे 6 को तो 2 आएगा, 2 तो बॉन्ड बनेंगे, और बाकी कितने रह गए? 6 टोटल इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ने बॉन्ड बना लिया, तो बचे कितने? 4। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर में रहेंगे तो वो 2 होंगे, तो 2 लोन पेयर होने चाहिए। और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये लोन पेयर को एक्सटेंड भी कर सकता है, लोन पेयर को हायर ऑर्बिटल में भेज सकता है, ये पहले भी डिस्कस किया था। तो यहाँ देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, 3s में 2, ये तो सेम टू सेम रख दिया, और इसको मैंने नाम भी दे दिया लोन पेयर, ये तो लोन पेयर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको इसके साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, 2 ऑक्सीजन मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा ये कम से कम। अब अगर ये 4 बॉन्ड बना रहा है सल्फर, लेकिन हमने तो वैलेंसी 2 निकाली थी, तो इसका मतलब लोन पेयर इसमें यूज हो रहा है, सीधी सी बात। जब आप वैलेंसी निकाल के और देखेंगे कि वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, तो लोन पेयर यूज हो रहा है। और वैलेंसी से ज्यादा कितने बनाएगा? 2 के पेयर में बढ़ेंगे। मान लीजिए वैलेंसी 1 है, तो एक लोन पेयर यूज होगा तो 2 बॉन्ड और बढ़ जाएंगे, 3 हो जाएगी वैलेंसी, 1 से 3, 3 है तो 5 हो जाएगी, 5 है तो, है ना, उससे ज्यादा भी हो सकती है, मतलब पहले एक लोन पेयर यूज होगा तो 2 बॉन्ड बढ़ जाएंगे। तो अगर वैलेंसी 1 है, ठीक है, तो एक लोन पेयर यूज हुआ तो 2 बॉन्ड बढ़ गए, 3 हो जाएगी वैलेंसी। 2 लोन पेयर यूज होंगे तो 4 वैलेंसी बढ़ जाएगी। हर बार 2 के पेयर में ही वैलेंसी बढ़ेगी। क्यों? लोन पेयर 2 होते हैं, अगर एक ने बॉन्ड बना लिया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन रह जाएगा अकेला, अकेला इलेक्ट्रॉन अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए वो भी बॉन्ड बनाएगा। तो कम से कम अगर एक लोन पेयर को एक्साइटेड स्टेट में भेजते हो तो 2 बॉन्ड नए बनेंगे। हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। है ना? ठीक है। तो यहाँ पर सल्फर का बहुत इंपॉर्टेंट वाला स्ट्रक्चर है, 10-15 स्ट्रक्चर है, ये कर लिए समझ लेना, आपका पूरा लेसन आ जाएगा, इन्हीं स्ट्रक्चर में पूरा लेसन आ जाता है। फिर एमओटी में तो 2 स्ट्रक्चर याद करना है, 2 ही डायग्राम है, वो याद हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो गई, सारी एमओटी आ गई, सिंपल है एमओटी, है ना। तो देखिए क्या होता है, तो हमने क्या किया, 3s में 2, 3p में 4 थे, तो मैंने सबको एक्सटेंड किया, 3px 3py 3pz, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब 4 होने चाहिए तो मैंने यहाँ पर 2 कर दिए, तो ये भी क्या होना चाहिए, लोन पेयर। बट क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना रहा था, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ा के मैंने 3d में कर दिया। 3d में क्यों किया? देखिए भाई, अब ये ध्यान देना, थर्ड शेल पूरी कंप्लीट एग्जिस्ट करेगी, तो 3 में s भी होता है, 3 में p भी होता है, और 3 में d भी होता है। हालांकि हम कहते हैं कि 4s के बाद भरा जाता है 3d, तो भले ही वो पहले 4s भरा जाता है, एनर्जी 4s की कम है 3d से, बट थर्ड शेल तो थर्ड नंबर पर ही आएगी ना, आपको फोर्थ पे थोड़ा भेज दोगे। यहाँ पर मैंने दिखा भी रखा, देखो, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी, ये भी दूसरी है, फिर तीसरी शुरू हो गई, तो तीसरी शेल तो यही है, फोर्थ बाद में ही आएगी। बट क्योंकि फोर्थ की एनर्जी कम होती तो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ आएगा, उसके बाद में यहाँ आएगा, ये ऐसा होता है। मतलब थर्ड शेल इकट्ठी ही होगी, 3s 3p 3d। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन हायर शेल में भेजना है तो वो थर्ड में ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन कभी थर्ड शेल को क्रॉस नहीं करने वाला। जब हम क्या करते हैं, जब हम लोन पेयर को हायर शेल में ट्रांसफर करते हैं तो वो सिर्फ अपनी शेल में ही ट्रांसफर हो सकता है, अपनी शेल के अलावा दूसरी शेल में ट्रांसफर नहीं होगा। यस, क्लियर है ये सबको? यस सर। ठीक है, तो यहां मैंने क्या किया, फिर थर्ड के सारे शेल दिखा लिए, 3s दिखा दिया, 3p में 3 होते हैं, 3d में 5 होते हैं, पांचों के पांचों ऑर्बिटल दिखा दिए। अब मैंने क्या किया, 3p का एक इलेक्ट्रॉन, 3px में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ाया और यहाँ भर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, 2 वैलेंसी बढ़ गई, एक ये भी बॉन्ड बना सकता है, ये भी बना सकता है, और 2 तो ऑलरेडी थी, तो टोटल वैलेंसी बढ़ गई 4, टोटल 4 हो गई वैलेंसी, और ये लोन पे की तरह रह गया। तो क्या ये भी आगे जा सकता है? बिल्कुल। अगर और आप सल्फर जो है 2 वैलेंसी भी दिखा सकता है, 4 भी दिखा सकता है, 6 भी दिखा सकता है। क्यों? सल्फर की नॉर्मल वैलेंसी होती है 2, सल्फर की वैलेंसी 2 वैलेंसी है, तो इसमें 2 लोन पेयर होंगे। अगर सल्फर की वैलेंसी 4 है तो लोन पेयर 1 रह जाएगा, क्योंकि एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा तो 2 बॉन्ड बढ़ा देगा, वो 2 बॉन्ड बढ़ाएगा, इस 2 से कोई लेना देना नहीं। अगर यहाँ 1 बॉन्ड होता तो वो 3 कर देता,
2 है तो इसलिए 4 कर दिए। लोन पेयर हमेशा 2 के बॉन्ड में इंक्रीज कर देता है, ठीक है, क्योंकि एक लोन पेयर एक्साइटेड में जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो भाई ये भी बेचारा अकेला रह गया, ये भी अकेला रह गया, दोनों एक एक सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। तो सल्फर यहाँ अगर 4 वैलेंसी दिखा रहा है तो एक लोन पेयर बच जाएगा। सल्फर अगर 6 वैलेंसी दिखा रहा है तो लोन पेयर कितने होंगे? 0, क्योंकि 2 लोन पेयर थे, दोनों 2 लोन पेयर अगर एक्सटेंड होंगे तो 4 बॉन्ड तो बढ़ा देगा वो। एक लोन पेयर 2 बॉन्ड बढ़ाता तो 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड बढ़ा दिए, और 2 इसके पहले से थे तो टोटल बन गए 6, वैलेंसी होगी 6, तो इस वजह से ऐसा होता है। तो यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ सकता है अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा जुड़े हों, तो एटम यहाँ ज्यादा जुड़े हों, ठीक है। जैसे हम लोग H2SO4 के अंदर ऐसा करते हैं, H2SO4 में इसको हटा दीजिए, SO4 2 नेगेटिव के ऊपर सल्फर जो है 6 वैलेंसी दिखाता है, मतलब वो ये वाला लोन पेयर को भी यहाँ एक्सटेंड कर देगा और यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन और, मतलब 2 ऑक्सीजन और जोड़ लेगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो कैसे जुड़ेगा, ठीक है। तो ये अभी तक ये समझ में आया अभी यहाँ तक? यस, ये वाला डायग्राम क्लियर है बेटा? यस सर। है ना। तो अब देखिए जरा अब क्या होगा, तो यहाँ पर जो हमें 2 ऑक्सीजन जोड़ने की, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2 ऑक्सीजन की जुड़ेगी 4, तो मैंने देखिए एक ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड इसके साथ बना दिया और दूसरे ऑक्सीजन की इसके साथ, तो इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है सल्फर की, है ना। ये बच गया लोन पेयर। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, याद रखना पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा के साथ ही दिखाया जाता है, क्योंकि वो होता तो उसी डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी। आप यूं तो नहीं कह सकते कि पाई बॉन्ड ऐसे घूम के और फिर ऐसे जुड़ रहा है सल्फर के साथ, वो तो सीधा ही होता है। तो जो सिग्मा जैसे जुड़ रहा है वैसे पाई जुड़ता है, तो इसलिए हम उसको सिंगल बॉन्ड से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब वो स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला पाई बॉन्ड, एटम तो वही है, उसके साथ वैसे ही जुड़ना होता है। ये समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ डबल बॉन्ड सेम टू सेम रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का सेम टू सेम, ऑक्सीजन ने 2 बनाए और एक ये लोन पेयर। तो भाई देखो होगा क्या, होगा तो वही कि लगभग 120 का एंगल होना चाहिए, है ना। लेकिन क्योंकि लोन पेयर, अब ध्यान देना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, रिपेल करेगा, ज्यादा करता है, बॉन्ड पेयर को कम रिपेल करता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि ये बॉन्ड एंगल 120 की बजाय, ये 120 होना चाहिए था, 120 की बजाय 119 रह गया। थोड़ा सा कम क्यों हुआ? क्योंकि लोन पेयर तो ज्यादा रिपेल करता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड भी तो है, और ये डबल बॉन्ड क्या करता है, ये डबल बॉन्ड ऐसे होता है सल्फर में, और ये वाला भी ऐसे होता है सल्फर में। तो जब ये डबल बॉन्ड होते हैं तो ये एक दूसरे को थोड़ा ज्यादा रिपेल करते हैं। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं है ना, बॉन्ड पेयर कम रिपेल करते हैं एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर को ज्यादा करना चाहिए, बिल्कुल लोन पेयर ज्यादा कर रहा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कर रहा कि इनके बॉन्ड को 1 डिग्री से ज्यादा कम कर सके। तो इसका बॉन्ड एंगल 119 डिग्री होता है, और वैसी ही क्या होती है, देखो ज्योमेट्री तो सेम रहेगी, ज्योमेट्री ट्राइंगुलर प्लेनर जो हमने पीछे की थी, पीछे वाली ज्योमेट्री चेक कर लीजिए, ये वाली एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड 120 का एंगल ट्राइंगुलर प्लेनर, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, कोई फर्क नहीं है। फिर मेन फर्क क्या है, बस लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री सेम रहेगी बट स्ट्रक्चर बदल जाएगा। स्ट्रक्चर में लोन पेयर को गायब कर दो, ये नहीं है, ये है ही नहीं। तो क्या होगा, सिर्फ बॉन्ड पेयर दिखाएंगे। तो ये क्या है, वी शेप कह सकते हैं, उल्टा वी बना हुआ, बेंट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो वी शेप या बेंट ये इसकी स्ट्रक्चर होगा, और ज्योमेट्री जो है ट्राइंगुलर प्लेनर होगा। समझ में आ गया भाई, ट्राइंगुलर प्लेनर 2 डायग्राम आ गए ज्योमेट्री के। क्लियर है बेटा? यस सर। है ना। तो ये याद करना, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी याद रखिए, और अगर सिर्फ डायग्राम भी याद रखते हैं इससे आपको बहुत सारा अंदाजा तो वैसे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है CH4। CH4 का मॉलिक्यूल बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है, सीधा सीधा निकालिए। सिग्मा बॉन्ड इसमें, सिग्मा तो बाद में करेंगे। सिग्मा और पाई बॉन्ड जो कॉन्सेप्ट आता है याद रखना, वो कौन सा होता है कॉन्सेप्ट, वो होता है BBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आएगा। तो यहाँ सिग्मा और पाई बॉन्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला, ठीक है। तो देखिए अब जरा इसमें क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है भाई। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 4 वैलेंसी है तो वो बनाएगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल कैसा होता है, अगर हम कहें कि भाई 4 वैलेंसी है तो कार्बन ऐसे जोड़ देना, क्या दिक्कत क्या है कार्बन की, ये लो 4 हाइड्रोजन ऐसे जोड़ दो, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 90 का एंगल आ जाएगा, ये भी सही है। लेकिन अगर कार्बन ऐसे जुड़ने की बजाय, तो प्लेन में हो गया, अगर वो 3D में जुड़े, 3D में, 3 डायरेक्शनल में, 3D 3 डायमेंशंस में, तो कैसे जुड़ सकता है।
तो उसके लिए टेट्राहेड्रल का परफेक्ट स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने है, ये देखिए ये वाला। एक स्क्वायर लीजिए, क्यूब, परफेक्ट क्यूब, और उस क्यूब के सेंटर में एक एटम रखिए, और एक एटम का कॉर्नर, उस क्यूब का एक कॉर्नर छोड़ के दूसरे कॉर्नर पर एटम, फिर एक कॉर्नर छोड़ के फिर दूसरे पर, फिर एक कॉर्नर छोड़ के फिर दूसरे पर एक एटम, अल्टरनेटली एक छोड़कर एक एटम रखें। प्लेस द एटम्स वन बाय वन, अल्टरनेटिंग। ओके, तो यहाँ पर हमने वही कर रखा है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ये होता है परफेक्ट क्या, टेट्राहेड्रल। इसके अंदर बोन एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। यस, क्लियर है भाई, ये लगभग 109.5 डिग्री बनेगा। 28 मिनट का मतलब है 30 मिनट में आधा डिग्री होगा, और जो 60 मिनट में पूरा 1 डिग्री होता है। ठीक है, और ये मिनट वो वाला मिनट नहीं है जो टाइम वाला मिनट आप समझते हो। ठीक है, ये वैसा नहीं है, ये मैथ में आपको समझाया भी गया होगा। हाँ भाई, क्लियर है यहाँ तक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है? यस सर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जरा ये देखिए। ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि आप यहाँ पर कार्बन लगाइए और इस तरह से 3 हाइड्रोजन को जोड़ लीजिए, 3 हाइड्रोजन। उसके बाद में आपको 4th हाइड्रोजन जो है वो इसके सेंटर से या तो इस तरफ जोड़ना है या इस तरफ जोड़ना है, और थोड़ा सा बाहर निकाल के जोड़ना है सेंटर से। तो हम एक साइड जोड़ देते हैं, इधर जोड़ देते हैं, और सेंटर वाले को रब कर देते हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसे इस तरफ जोड़ दिया। ये होता है परफेक्ट टेट्राहेड्रल दिखाने का तरीका। मतलब इन दोनों हाइड्रोजन्स की जो सीध बन रही है उससे थोड़ा बाहर निकालना है, इस तरफ निकाल सकते हैं, इस तरफ निकाल सकते हैं, सेंटर में नहीं निकाल सकते उसे। ठीक है, वो गलत हो जाएगा, और ये बन गया टेट्राहेड्रल। तो इसको जब ऐसे करके ऐसे मिलाते हैं तो नीचे बनता है ट्रायंगल, है ना। और ऊपर से देखिए, ऊपर वाले को भी इस ट्रायंगल के तीनों उन एटम से मिला देंगे, तो ये डायमंड जैसा सा कुछ स्ट्रक्चर बनता है टेट्राहेड्रल। हाँ बेटा, क्लियर है टेट्राहेड्रल क्या होता है? यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे दिमाग खाने वाला स्ट्रक्चर, इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, मैंने इसको पहले भी बहुत डिटेल में समझाया था, आपको डायग्राम्स भी दिखाए थे, तो अभी के लिए तो आपको याद ही होगा ना। वाटर, अब बात करते हैं वाटर के स्ट्रक्चर की। तो वाटर का स्ट्रक्चर भी क्या होता है, इसमें वो भी टेट्राहेड्रल के जैसा ही है। तो इसकी ज्योमेट्री जो है वो डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल ही होती है बट खराब हुई, परफेक्ट नहीं होती, है ना। स्ट्रक्चर होता है वी शेप या बैंड शेप। तो इसमें क्या होता है भाई, ऑक्सीजन के पास 2 तो लोन पेयर होते हैं, और हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। तो 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर बनाने हैं, तो टोटल 4 चीजें बनानी है, तो 4 चीजें बनेंगी तो ऐसे ही टेट्राहेड्रल, है ना। लेकिन ज्योमेट्री में तो ये टेट्राहेड्रल है, बट लोन पेयर रिपेल करते हैं बॉन्ड पेयर को ज्यादा, इस वजह से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन की ज्यादा होने की वजह से परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं होगा, तो उसका नाम होगा डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ही है बट खराब हो गया, इसका डायग्राम खराब हो गया। तो कैसे काम करता है डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल? तो देखिए, इसका बॉन्ड एंगल है 104 डिग्री, 104.5 डिग्री। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल ज्यादा करते हैं, ऐसा दिखा सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा होता है। क्लियर है? तो टेट्राहेड्रल हमें पता है ऐसा होता है, बट यहाँ पर दिखाने को ऐसा दिखा था। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर मतलब लोन पेयर को भूल जाओ, लोन पेयर है ही नहीं, तो फिर ये कैसा बन गया, वी शेप या बेंड, दैट्स इट। यस, क्लियर है बेटा ये सबको? यस सर। वी यस शेप सर। या बेंड कैसे बन गया, है ना। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट के अंदर, हाँ जी, अमोनिया। अब अमोनिया की बात करते हैं। नाइट्रोजन जो है उसके पास एक लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड बना सकता है, तो ये भी 4 चीजें हो गई टोटल, एक लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर, तो ये भी टेट्राहेड्रल दिखाएगा। तो ज्योमेट्री इसकी भी टेट्राहेड्रल होती है, बट डिस्टोर्टेड, खराब वाला। क्यों? लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपेल करेगा, इसलिए खराब डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल दिखाएगा। और फिर जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे और इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये डिस्टोर्टेड है, ये खराब है, इतना तो नहीं होगा, तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री, 107, 107 डिग्री जो है वो इसका बॉन्ड एंगल है अमोनिया का, सभी बॉन्ड्स के बीच में। याद रखना एक बात, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में कोई एंगल नहीं होता, इसको कभी मेजर ही नहीं करते, ये बात ध्यान रख लेना। लोन पेयर का या लोन पेयर बॉन्ड पेयर का नहीं होता एंगल। बॉन्ड एंगल सिर्फ बॉन्ड बनाने वाले मतलब बॉन्ड बनाने वाले बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है। हाँ जी, क्लियर है ये बात, याद रहेगी सबको? यस सर। है ना। कहीं आप लोग इसमें लोन पेयर का भी बॉन्ड एंगल निकालने लग जाओ, क्योंकि लोन पेयर को तो स्ट्रक्चर में ही इंक्लूड नहीं करते हैं, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको खत्म कर देते हैं, लोन पेयर है ही नहीं, तो सिर्फ 3 चीजें रह गई। 3 चीजें रह गई, तो 3 चीजों से स्ट्रक्चर कैसा बनता है भाई,
ट्राइएंगुलर पिरामिडल। अब ये याद रखना पड़ेगा स्ट्रक्चर। ट्रायंगल कहाँ बन रहा है देखो जरा, नीचे ट्रायंगल बन रहा है तीनों हाइड्रोजन से, नीचे वाला ट्रायंगल, और ऊपर क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल जो है वो एक पिरामिड के जैसा है। देखिए वो पिरामिडल शेप को टच कर रहा है, जैसे मान लो कि ये ट्रायंगल बन गया और ऊपर कोई बहुत ऊपर से टॉप से अगर मैं इन तीनों वर्टिक्स को ऐसे मिला देता हूं टॉप से, नीचे वो ट्रायंगल है, ठीक है। तो जब ट्रायंगुलर चीज या नीचे स्क्वायर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर वाली चीज को भी ऊपर किसी टॉप से हम मिलाते हैं, ये ध्यान दे लेना भाई, ऊपर किसी टॉप से मिलाते हैं तो वो झोपड़ी टाइप में बन जाता है ना, ऊपर से तो एक कॉर्नर होता है, नीचे से वो फैल जाता है। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, जब ऊपर एक पीक पर जाके कोई चीज मिल जाती है, झोपड़ी टाइप में बना देती है, उसको बोलते हैं पिरामिडल। यस, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. दैट इज कॉल्ड पिरामिडल। तो ये होता है भाई पिरामिडल। अब पिरामिडल शेप है लेकिन नीचे ट्रायंगल है, ट्रायंगल से पिरामिड बन रहा है। हो सकता है स्क्वायर हो, स्क्वायर से पिरामिड बने, हो सकता है नीचे जो बेस है वो पेंटागनल हो और पेंटागनल की सारी चीजें एक झोपड़ी के स्ट्रक्चर में लास्ट पॉइंट पे जुड़ जाए। तो भाई इसलिए हमें ये बताना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल से बना है कि किससे। तो पिरामिडल है लेकिन ट्राइएंगुलर है, ट्रायंगल से पिरामिड बन रहा है, ये ट्रायंगल और ये पिरामिड है अमोनिया की तरफ, इसको भूल जाइए, ये नहीं है ना, लोन पेयर को काउंट नहीं करते। तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया अमोनिया का, ट्रायंगुलर पिरामिडल, 107 डिग्री का कोण एंगल। हाँ बेटा क्लियर है सबको ये? Yes, sir. है ना, ठीक है। तो अब इसके बाद यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो बोलिए। एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? यस, नहीं है, आगे बढ़े, बताओ भाई, प्रॉब्लम है तो बोलिए। नहीं है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था ट्रायंगुलर पिरामिडल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, नेक्स्ट इसमें यहाँ थैंक यू आ गया। चलिए अगले वाला, नेक्स्ट वाला स्लाइड निकालते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए भाई, PCl5। अब PCl5 के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फोस्फोरस 5 क्लोरीन जोड़ के बैठा है, तो 5 चीजें कैसे जुड़ेंगी, 4 तो हमने जोड़ ली, टेट्राहेड्रल बनता है, 5 से क्या बनता है। अब 5 से सीधा वैसे याद रख सकते हो कि 5 बॉन्ड होने चाहिए या फिर 5 लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, दोनों का टोटल 5 होना चाहिए। सीधी सी बात है, लोन पेयर को भी हम काउंट करते हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करता है, क्यों, वो लास्ट शेल में आता है, पार्टिसिपेट तो करेगा, है ना। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर 5 होने चाहिए टोटल, तो वो स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हो रहा है, स्ट्रक्चर में ये पार्टिसिपेट करने वाला है। तो देखिए अब ये पार्टिसिपेट कैसे करेगा। फोस्फोरस है, 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखेंगे तो भाई इसकी लास्ट शेल भी 3rd शेल है, और ये भी क्या करता है देखिए, तो एक लोन पेयर है इसके पास और 3 फोस्फोरस के पास, 3 जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 3 p ऑर्बिटल, सिंगल सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर था एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन 3rd शेल का क्रॉस करके 3d में पहुंच जाएगा, शेल नहीं बदलेगा, 3rd में ही रहेगा, डी में पहुंच गया। डी में 5 ऑर्बिटल खाली थे, 5 दिखा सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 दिखाए हैं क्योंकि हमें जिसमें भेजना है 1 या 2 को उसी को शो करना ठीक रहेगा, है ना। अब देखिए ये क्या करता है, ये डी में पहुंच गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डी में पहुंच गया तो अब इसकी वैलेंसी 2 बढ़ गई, तो 3 तो पहले थी, एक ये रही और एक ये रही, 2 बढ़ जाएगी, तो 5 क्लोरीन इसके साथ जोड़ सकते। वो जुड़ेंगे कैसे, तो देखो भाई हमने बोला मैक्सिमम स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मिनिमम रिपल्शन होनी चाहिए, बॉन्ड पेयर लोन पेयर एक दूसरे को बिल्कुल रिपेल ना करें, तो क्या किया जा सकता है, तो फिर जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी के हिसाब से जो देखा गया है ना, तो वो आ गया भाई ट्राइएंगुलर, ये बना नीचे ट्रायंगल, फोस्फोरस है कुछ ऐसे इन्होंने जोड़ दिया। ट्रायंगुलर जो हमने सबसे पहले ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर किया था ये वही है जिसमें 120 का एंगल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 और जोड़ने हैं, तो एक जोड़ा गया ऊपर, दूसरा जोड़ा गया नीचे। यस क्लियर है, तो ये बन गया ट्रायंगल, और ऊपर से अगर इस ट्रायंगल को ऐसे मिलाऊं तो ये बनेगा पिरामिड, नीचे से अगर ऐसे मिलाऊं तो नीचे भी एक पिरामिड बन जाएगा। तो ऊपर और नीचे एक ट्रायंगल जो है वो 2 पिरामिड बना रहा है, तो ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल, दैट इज द नेम ऑफ द ज्योमेट्री, ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल। हाँ भाई समझ में आ गया, ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल, क्लियर है बेटा सबको ये? Yes, sir. है ना, ठीक है।
तो अब देखिए इसकी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल है, स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, ज्योमेट्री सेम एज स्ट्रक्चर। क्यों, एज जीरो लोन पेयर, लोन पेयर तो है ही नहीं इसके पास, लोन पेयर किसी को रब कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, लोन पेयर तो है ही नहीं, तो इसलिए स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री दोनों बराबर है, वही ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। अब बात करते हैं कि ये जो एंगल होते हैं, ये जो 120 का एंगल है ना, इन एंगल्स को बोलते हैं इक्विटोरियल, इक्विटोरियल एंगल, और जो ऊपर और नीचे होते हैं फ्लोरीन वाले, इनको बोलते हैं एक्सियल एंगल। व्हाई दीज आर कॉल्ड एक्सियल, ये एक एक्सल की तरह काम करता है, एक्सल। यहां से अगर मैं इन दोनों को पकड़ लूं तो इस ट्रायंगल को ऐसे गोल गोल घुमा सकता हूँ, समझ में आ रहा है, स्पिनर आप लोगों ने देखे होंगे ना, तो अगर मैं ऊपर और नीचे वाले क्लोरीन को पकड़ लूं और फिर ऐसे घुमाऊं तो इस स्पिनर की तरह तीनों क्लोरीन बीच वाले घूमेंगे। हाँ बेटा क्लियर है? यस सर। है ना, इस तरह से ये एक्सियल एंगल इस तरह से काम है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट SF4। तो भाई हमने ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री कर ली, स्ट्रक्चर कर लिया, अब उसी में 5 चीजें जुड़ी हुई थी, अब उन्हीं में सारे बॉन्ड पेयर थे, अब हम एक एक करके लोन पेयर को लेके आएंगे, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के साथ भी ज्योमेट्री चेक करेंगे। तो SF4, S मतलब सल्फर, F4 4 फ्लोरीन जुड़े हुए, तो सल्फर के साथ 4 फ्लोरीन है, तो देखिए बेटा क्या होता है, सल्फर विद 4 फ्लोरीन्स। तो सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो इसके अंदर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो कि एक लोन पेयर का काम करेगा, और बाकी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था वो वापस जंप करके इधर जुड़ गया, ठीक है, 2 लोन पेयर थे इसके अंदर, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। बॉन्ड सिर्फ 2 ही बनते हैं सल्फर में, और 2 लोन पेयर होते हैं जैसे ऑक्सीजन में बनते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हाइयर ऑर्बिटल में जा सकता है, ऑक्सीजन में ऐसा नहीं होता। क्यों, ऑक्सीजन में 2p और 2s होता है, 2d तो एग्जिस्ट नहीं करता, और मैंने बोला इलेक्ट्रॉन कभी भी शेल क्रॉस नहीं करेगा, यस समझ गए ना, तो शेल क्रॉस करेगा नहीं तो रह जाएगा यहीं पे। हाँ बेटा क्लियर है ये बात? यस सर। तो कुछ ऐसा होता है, इस वजह से ये रीजन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा इसी के अंदर, नेक्स्ट देखिए जरा। तो अब इसमें क्या होगा, एक लोन पेयर रह गया, तो लोन पेयर बना दिया, और तो मैं देखो क्या कर सकता हूँ, ये लोन पेयर, ये ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल वाली ज्योमेट्री है, देखो नीचे और ऊपर बाई पिरामिड बनेगा और बीच में ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन इस ट्रायंगल में बस एक लोन पेयर आ गया, इतना सा गड़बड़ हुआ है। तो अगर ये लोन पेयर की जगह बॉन्ड पेयर होता बात एक ही थी। तो ये देखो असली बॉन्ड तो ये वाले रियल वाले बॉन्ड और लोन पेयर, फिर हम ज्योमेट्री कैसे बनाते हैं इसकी, भाई इनको हम आपस में ऐसे मिला देते हैं बॉन्ड, फिर देखते हैं कि किसके जैसी इसकी शक्ल मिल रही है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये बाई पिरामिडल बन रहा है, क्या बन रहा है, वैसे कुछ करके इसका शेप बनाते हैं, शेप या स्ट्रक्चर, है ना। तो देखो ज्योमेट्री क्या रहेगी इसकी, डिस्टोर्टेड ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ट्रायंगल तो है, बाई पिरामिड भी है, लेकिन डिस्टोर्ट हो गए, खराब हो गए, क्यों, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपेल करे, इस वजह से खराब हो गए, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिस्टोर्टेड ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। अब एक चीज याद रखना, आप लोन पेयर को अपनी मर्जी से यहाँ पे तो दिखा सकते थे ना, इसको बॉन्ड पेयर दिखा दो, ये फ्लोरीन दिखा दो, इस फ्लोरीन को काट दो, इसे दिखा दो लोन पेयर, ऐसा कर सकते थे, यस और नॉट, कर सकते थे बेटा, ये समझ में आ रहा है, लोन पेयर दिखाना है कहीं भी दिखा दो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, अगर ये बॉन्ड पेयर यहाँ रहेगा और एक ये फ्लोरीन नहीं है, इसकी जगह पर एक लोन पेयर है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन 3 बॉन्ड को रिपेल करेंगे, देखो 3 बॉन्ड को रिपेल करेंगे, समझ गए। उसकी बजाय हमने क्या किया, लोन पेयर यहाँ दिखा दिया, तो ये लोन पेयर सिर्फ इन दोनों को रिपेल कर पाएगा, इन तक इसकी पहुंच नहीं है, ये दूर हो जाती है इससे। तो मिनिमम रिपल्शन का रूल कहता है कि सिर्फ 2 बॉन्ड को रिपेल कर रहा है, डेफिनेट है तो वही रिपेल करे, वही सही है, समझ गए। तो सिर्फ 2 को रिपेल करेगा ये, और इस वजह से इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा, इसके स्ट्रक्चर के अंदर लोन पेयर इसी तरफ आएगा। तो इस तरफ लोन पेयर आने के बाद अब इसके स्ट्रक्चर का नाम क्या रखें, ये तो हो गया ज्योमेट्री डिस्टोर्टेड ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, सीसा। अब देखो मैंने इसको थोड़ा सा ना घुमा के लिख दिया, यहाँ पर 2 बच्चे बैठ सकते हैं, एक बच्चा यहाँ एक बच्चा यहाँ, और ये क्या है, ये एक ट्रायंगुलर बेस है जिसके ऊपर ये सीसा वर्क कर सकता है, जैसा कि यहाँ है, ये एक ट्रायंगुलर बेस है जिसके ऊपर सीसा रखा हुआ है, और एक स्टूडेंट यहाँ बैठ जाए, एक स्टूडेंट यहाँ बैठ जाए, ऊपर नीचे अप डाउन हो सकता है, और लोन पेयर को भूल जाओ, ये तो है ही नहीं, समझ गए। तो ये क्या बन गया, सीसा का स्ट्रक्चर, SF4 का स्ट्रक्चर होता है सीसा लाइक, यस क्लियर है बेटा, यस सर। है ना, सिंपल एज सिंपल इट इज, याद रखना, बना के देख लेना, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था एक ही बार का वर्क है, और अगर आपने नहीं किया पहले तो अभी भी बना सकते हो।
नेक्स्ट देखिए भाई, अब एक लोन पेयर के बाद ज्योमेट्री वही रखेंगे हम, कौन सी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन ज्योमेट्री को क्या करेंगे, डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री रखेंगे। एक की बजाय आप दो लोन पेयर लेंगे। तो अगर क्लोरीन के साथ 3 फ्लोरीन जुड़े हों तो क्लोरीन के पास में क्या होते हैं, ध्यान रखना क्लोरीन की वैलेंसी एक ही होती है, एक ही फ्लोरीन जोड़ सकता है वो। 3 लोन पेयर है, सिंपल सी बात है। क्लोरीन फैमिली के पास में 3 लोन पेयर होते हैं। हमने सबसे शुरू में क्लोरीन के लोन पेयर पे निकाले 3 लोन पेयर। तो अब उसने तो 3 फ्लोरीन जोड़ दिए, ये कैसे हुआ? तो इसका मतलब एक लोन पेयर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है जिसका एक एक इलेक्ट्रॉन खाली हो जाता है, ठीक है, अकेला पड़ जाता है, तो वो 2 बॉन्ड बना लेता है और 2 लोन पेयर उसके पास रहेंगे। तो देखो 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, टोटल हो गए 5। तो 5 चीजें तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही बनाएंगी। 5 चीजें हमेशा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनाती हैं। क्लियर है सबको? यस बेटा, Yes, sir. है ना? तो देखिए, तो 5 चीजें हो गई, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी। अब यहाँ लोन पेयर कहाँ दिखाएं? तो ये देखो, अब पहले हमने यहीं पर लोन पेयर दिखाए थे ट्रायंगुलर शेप में, ऊपर नीचे नहीं शो किए थे। अब भी दोबारा से ट्रायंगुलर शेप में ये जो ट्रायंगल बनेगा ना, 2 लोन पेयर से और एक ये फ्लोरीन से बनेगा, ये बन गया ट्रायंगल। और ऊपर और नीचे से ये क्या बन गया, बाई पिरामिडल बनेगा, नीचे पिरामिड ऊपर पिरामिड। तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल वही ज्योमेट्री बन रही है, लेकिन लोन पेयर अब यहाँ है, दोनों लोन पेयर। तो शेप कैसी बनेगी भाई? लोन पेयर यहाँ तो इनको भूल जाओ, क्या बन गया, ये बन गया टी जैसा। ये एग्जैक्टली टी नहीं होता, याद रखना, टी शेप, टी फॉर टैप, टी शेप हो गया। एग्जैक्टली टी नहीं है, क्यों? क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है। तो क्या है, ये जो फ्लोरीन एक्चुअल में यहाँ लगा रखे थोड़े से नीचे की तरफ होते हैं, थोड़े से नीचे, तो बनेगा तो फिर भी टी। समझ में आ रहा है? ये ऐसा टी होता है, ऐसे बनाते हैं ना आप लोग टी इंग्लिश में। यस, पता होगा। और ये 2 लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर तो शो नहीं करेंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ बॉन्ड पेयर शो करेंगे। तो टी, तो टी रहेगा, टी शेप होता है, एग्जैक्टली टी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मत बना देना, वो आपको सिर्फ समझाने दिखाने के लिए इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो 2 लोन पेयर कर दिया। अब अगर इसी में ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में 3 लोन पेयर हो जाए, तो वो होता है ज़ेनन की किस्म। ज़ेनन के पास टोटल 4 लोन पेयर होते हैं। 4 लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर कोई नहीं होता है, बॉन्ड तो बनाता ही नहीं है ज़ेनन, इनर्ट गैस है। लेकिन जबरदस्ती की जाए तो कोई भी कुछ भी करेगा, नो वेरिएबल। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक लोन पेयर को एक्साइटेड स्टेट में भेज दिया, जिससे ज़ेनन ने क्या किया, एक लोन पेयर एक्साइटेड में जाएगा तो 2 अलग बॉन्ड बना सकते, तो ज़ेनन अब 2 अलग बॉन्ड बनाएगा। यस, क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ देखिए 2 बॉन्ड कौन से बनने वाले हैं, ठीक है। तो 2 बॉन्ड बना लेगा, मतलब 2 फ्लोरीन को जोड़ लेगा, बाकी बच गए 3 लोन पेयर। ज़ेनन के पास 4 लोन पेयर होते हैं, मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख रखी है। देखिए 5s में 2 है, 5p में 2, 5py में 2, 5pz में भी 2 होते हैं। सारी लास्ट शेल 5th शेल है, 4th शेल को इंक्लूड मत कर लेना गलती से भी, ठीक है। लास्ट शेल 5th शेल है, सारे भरे होते हैं, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। लेकिन लास्ट वाले को मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ भेज दिया डी में, 5d में। 2 बॉन्ड बन गए, 3 बच गए लोन पेयर, ये रेड कलर के जो गोल दायरे लगा रखे। तो 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड, ये भी ट्रायंगुलर शेप में ही आने वाले हैं तीनों लोन पेयर। अब भी आप ऐसे मत कर देना कि लोन पेयर यहाँ ऊपर नीचे लगा दो, गलत होगा। ऊपर नीचे यानी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री के अंदर जो ट्रायंगुलर शेप है उसके अंदर हमेशा लोन पेयर आते हैं। उसमें कभी भी अगर लोन पेयर कभी भी ऊपर नीचे एक्सियल पोजीशन पर लोन पेयर नहीं आए, इन सभी केसेस में तो नहीं आने वाले। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर मैं लोन पेयर तीनों गायब कर दूं तो लो भाई, तीनों लोन पेयर गायब हो गए। तो लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 का, ये 180 लिखा हुआ है, लीनियर स्ट्रक्चर 180 का बॉन्ड एंगल, क्योंकि ज्योमेट्री तो वही है। अब देखो ज्योमेट्री परफेक्ट है, यहाँ पर मैंने डिस्टोर्टेड नहीं लिखा हुआ, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्यों? क्योंकि जिस तरफ से ये लोन पेयर रिपेल करेगा उसी तरफ से ये भी करेगा, दोनों का, तीनों का असर बराबर होगा इन दोनों बॉन्ड के ऊपर, तो ये डिस्टोर्ट खराब नहीं होगी, परफेक्ट बनाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तो ज्योमेट्री तो बिल्कुल सही है, लेकिन लोन पेयर जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो लोन पेयर को नहीं दिखा सकते, तो स्ट्रक्चर होगा लीनियर, सीधी लाइन में 2 फ्लोरीन जुड़े हैं, बस बात खत्म। समझ में आ गया है सबको? Yes, sir. ठीक है,
अब बात करते हैं, तो 5 चीजों का सारा कहानी खत्म हो गया। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के साथ जो भी थे, पांचों बॉन्ड पेयर बनाएंगे तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर लोन पेयर लगाते जाएंगे तो एक एक लोन पेयर बढ़ता जाएगा और उससे ज्योमेट्री में और स्ट्रक्चर में फर्क, ज्योमेट्री लगभग वैसी रहेगी, बस डिस्टोर्ट हो सकती है, स्ट्रक्चर में फर्क पड़ जाएगा, है ना। अब बात करते हैं 6 चीजें जोड़ने की। तो मैं यहाँ पर 6 चीजें जोड़ रहा हूँ। सल्फर ले रहे हैं तो सल्फर की वैलेंसी जैसे मैंने बताया था 2 भी होती है, 4 भी होती है, 6 भी होती है। 4 तो हम कर चुके हैं, अब 6 करने वाले हैं। तो सल्फर देखिए 6 वैलेंसी कब दिखाएगा, जब ये दोनों लोन पेयर्स को एक्साइटेड स्टेट में भेज देगा। देखो इस यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर भी 2 थे, ये 2 वैलेंसी इसकी नॉर्मल थी, ये नॉर्मल वाली 2 वैलेंसी पूरी होगी। अब क्योंकि फ्लोरीन है, फ्लोरीन बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये और भी वैलेंसी इसके साथ जोड़ सकता है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़कर यहाँ चला गया, फिर इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़कर यहाँ चला गया, तो 4 वैलेंसी बढ़ गई। अगर 4 वैलेंसी यहाँ इंक्रीज हो रही है, 2 फ्लोरीन यहाँ पर है, 2 फ्लोरीन यहाँ पर है, ठीक है, तो टोटल एटम जुड़ गए 6। तो सल्फर के पास अब लोन पेयर नहीं बचेगा। 6 एटम कैसे जुड़ सकते हैं भाई, तो देखिए 6 एटम कैसे जुड़ते हैं। 4 तो सल्फर सीधा सीधा फ्लोरीन ऐसे जोड़ लेगा, जिसको हम बोल सकते हैं स्क्वायर, स्क्वायर के जैसा होगा, प्लेनर स्क्वायर, और एक जोड़ेगा ऊपर और एक जोड़ेगा नीचे, ठीक है, ऊपर और नीचे 2 फ्लोरीन और जोड़ लेगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वैसे तो इसका नाम होना चाहिए, देखिए स्क्वायर बन रहा है और ऊपर और नीचे वालों को जब मिलाते हैं जब भी, तो वो क्या बना था, पिरामिड साइज। स्क्वायर जो है वो पिरामिड बना रहा, स्क्वायर पिरामिडल नाम होना चाहिए इसका, क्योंकि नीचे भी पिरामिड बनेगा, है ना, तो बाई पिरामिडल होना चाहिए, स्क्वायर बाई पिरामिडल नाम होना चाहिए। बट यहाँ स्क्वायर बाई पिरामिडल की जगह पर इसका नाम रखा साइंटिस्टों ने अष्टफलक। अष्टफलक हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर इसका नाम आता है ओक्टाहेड्रल। ओक्टाहेड्रल, तो इसका स्ट्रक्चर होता है भाई ओक्टाहेड्रल, दैट इज कॉल्ड अष्टफलक। और इसमें सारे एंगल 90 होते हैं। कैसे, ये देखिए एक्सियल एंगल यहाँ से यहाँ, ये तो 90 है, और इनके बीच में अगर आप ये वाला एंगल ढूंढते हैं, स्क्वायर के जितने डायगोनल्स हैं उनके बीच में भी 90 के एंगल होते हैं, तो सारे एंगल 90 है, ऑल एंगल आर 90, ठीक है। ओक्टाहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर का नाम है, शेप भी वही होगी, ऑब्वियस है क्योंकि कोई लोन पेयर तो है नहीं, है ना। तो इसका नाम अष्टफलक कैसे पड़ा, तो देखिए ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको फेस पे, एक इसके पीछे बना होगा बिल्कुल, एक ये इधर बना हुआ दिख रहा है, और एक इस तरफ भी बना हुआ आपको दिख रहा है। तो ये 4 ट्रायंगल हैं जो इसके फेस पर बने हुए हैं, 4 ही सेम नीचे भी बनी, टोटल 8 ऐसे फेस, ट्रायंगुलर फेस बनेंगे जिन्हें हम टच कर सकते हैं। 8 ट्रायंगुलर फेस which we can touch by our hand. This is called अष्टफलक, octahedral, अष्टफलक। यस, क्लियर है भाई सबको, octahedral। Yes, sir. अब ऑक्टाहेड्रल ये स्ट्रक्चर पक्का आने वाला, 1-2 याद रख लेना इसके अंदर से, स्ट्रक्चर और एमओटी के ऊपर पक्का आएगा। तो वेस्पर थ्योरी के स्ट्रक्चर, वीबीटी के स्ट्रक्चर, दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, कोई फर्क नहीं है स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट, हम नेक्स्ट देखते हैं ClF5। तो अब भाई हम अष्टफलक ऑक्टाहेड्रल को ही लेंगे, लेकिन लोन पेयर इंक्लूड करते जाएंगे। तो देखिए क्लोरीन फ्लोरीन के साथ में एक बॉन्ड बना सकता है बड़े आसानी से, 3 लोन पेयर होते हैं, तो 3 लोन पेयर हैं, तो 5 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो एक तो जुड़ गया, तो एक लोन पेयर से 2 फ्लोरीन और जुड़ सकते हैं, एक और लोन पेयर से 2 फ्लोरीन और जुड़ सकते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 5 फ्लोरीन जुड़ सकते हैं, एक लोन पेयर साथ में रहेगा, तो इसका टोटल 6 है, तो नाम तो होना चाहिए इसका ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। लेकिन अब देखिए ज्योमेट्री तो इसकी ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, है ना, लेकिन डिस्टोर्ट हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ आ गया लोन पेयर। लोन पेयर को आप यहाँ मत दिखाइएगा, अब याद रखना, ये लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पर लगेगा, एक्सल पर। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में लोन पेयर लगता है ट्राइंगुलर पोजीशन पर, और ऑक्टाहेड्रल में लोन पेयर लगता है एक्सियल पोजीशन पर, ठीक है। तो यहाँ एक्सियल पोजीशन के ऊपर एक लोन पेयर लग गया, ये एक फ्लोरीन हो गया, 4 फ्लोरीन स्क्वायर में जोड़ दिए, तो स्क्वायर और पिरामिड, ये पिरामिड बना रहा है, नीचे से बना लो चाहे ऊपर से बना लो, ये नीचे वाला पिरामिड बना रहा है, स्क्वायर पिरामिड, इसको भूल जाओ। तो क्या बन गया स्ट्रक्चर, स्क्वायर पिरामिड, तो इसका स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर पिरामिडल, ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, डेफिनेटली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, थोड़ी सी खराब हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, बट डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल विद द ज्योमेट्री ऑफ द ClF5, ठीक है, क्लियर है बेटा। सेम अब ज़ैनन के साथ 4 फ्लोरीन जोड़ दें, तो 4 फ्लोरीन जोड़ने का मतलब ज़ैनन के पास 4 लोन पेयर थे, ठीक है, 4 लोन पेयर, तो एक लोन पेयर से 2 फ्लोरीन जुड़ सकते हैं, दूसरे से 2 जुड़ सकते हैं, तो 4 फ्लोरीन जुड़ गए और 2 लोन पेयर बच गए।
तो 4 फ्लोरीन विद 2 लोन पेयर्स, कुछ इस तरह से वर्क होता है ना। तो भाई यहाँ पर भी 6 चीजें टोटल जुड़ रही हैं, तो देखो ये भी एक्सियल पोजीशन पर ही लगेगा, इक्वेटोरियल पर नहीं लगेगा। दोनों लोन पेयर एक्सियल पर लगा दो तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, स्क्वायर है ये, और प्लेन में है, बिल्कुल प्लेन के अंदर स्क्वायर है, तो दैट इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर। द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इज स्क्वायर प्लेनर। यस, क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया Yes, sir. है ना। Yes, sir. कुछ इस तरह के ये लगभग सारे स्ट्रक्चर यहाँ कवर हो चुके हैं। अब एक जो लास्ट स्ट्रक्चर बचा वो है IF7। अगर 6 की जगह 7 चीजें जुड़ी हो, 7 के साथ बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर भी हो सकते हैं, नो वरी, कुछ लोन पेयर कुछ बॉन्ड पेयर है ना, तब क्या होगा। तो देखो अगर 7 चीजें जुड़ती हैं तो पेंटागन बनाइए, एक पेंटागन बना दिया, आई के साथ पेंटागन जोड़ दिया, और पेंटागन के ऊपर एक ऊपर जुड़ा हुआ एक नीचे जुड़ा हुआ है, तो पेंटागनल। और क्योंकि ऊपर जुड़ा तो अगर मैं इस पेंटागन को ऐसे झोपड़ी टाइप में इसको सारे बॉन्ड से नीचे जोड़ देता हूँ तो देखिए जरा क्या बन गया, तो ये पिरामिड बन गया। मैंने बोला था बेस चाहे पेंटागन हो, चाहे ट्राइंगुलर हो, चाहे स्क्वायर हो, ऊपर वाला एक ही चौथ से अगर जुड़ जाता है तो दैट इज कॉल्ड पिरामिड। तो देखो नीचे पिरामिड, एक नीचे बन जाएगा एक ऊपर बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा, पेंटागनल बाइपिरामिडल, दैट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर IF7, पेंटागनल बाइपिरामिड। ठीक है, बेस पेंटागन है और ऊपर नीचे बाइपिरामिड है। अब इसको मैंने कुछ ऐसे करके दिखाया था कि एक फ्लोरीन जुड़ सकती है, 3 लोन पेयर होते हैं आयोडीन में, तीनों लोन पेयर अगर 6 फ्लोरीन और जोड़ दें तो टोटल 7 फ्लोरीन हो जाएंगे। और लोन पेयर जोड़ने के लिए d ऑर्बिटल होना बहुत जरूरी है, वरना लोन पेयर अगली शेल में नहीं जाएगा, अगली सब शेल में जा सकता है, अगली शेल में नहीं जा सकता, इसलिए d ऑर्बिटल होना बहुत जरूरी है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ देखिए भाई एंगल, अब इसके एंगल देखो, ये वाला एंगल तो ठीक है 90 का एंगल होगा, डेफिनेट है, क्योंकि ऊपर एक्सल है, ये एक्सल है, सीधी लाइन है, ये थोड़ी टेढ़ी दिख रही है तो उसको इमेजिन कर लेना, इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए टेढ़ा बनाया गया, ये सीधी लाइन है जो पेंटागन को घुमा सकती है। लेकिन पेंटागन के बीच में क्या एंगल है, सेंटर पर 360 का एंगल है, कितने साइड है, 1 2 3 4 5, 5 हिस्सों में बांट दिया, तो कितना बनेगा 70। यस, क्लियर है। तो एक एंगल होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल एंगल 72 का, ठीक है। दूसरा एक्सियल एंगल जो है वो ये वाला एंगल, ये कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। यस, क्लियर है बेटा सबको, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो इस तरह से IF7 का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, ये आपकी क्या हो गई, वेस्पर थ्योरी कंप्लीट हो गई, याद रखना ना, वेस्पर थ्योरी कंप्लीट है। अब हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन जो कि VBT में आती है। वेस्पर थ्योरी यही बताती है, बस स्ट्रक्चर याद रख लो, बात खत्म है, वहां पर स्ट्रक्चर के अलावा आपको कोई पंगा नहीं करना है। अब VBT क्या कहती है, जरा वो देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये लेके आई हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो देखो स्ट्रक्चर सारे सेम रहेंगे, बस नाम बदल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन का। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है उसके बारे में बताता हूँ। पोलराइजेबिलिटी एंड पोलरिंग पावर में क्या डिफरेंस है, पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर। ठीक है, देखो बेटा पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है वो बताता हूँ। मान लीजिए ये क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, Cl नेगेटिव। और ये आपके पास है सोडियम, Na पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, डेफिनेटली इसका स्ट्रक्चर भी छोटा, इसका मतलब वॉल्यूम भी कम होगा, इसका शेप साइज भी छोटा होगा, इसका साइज बड़ा होगा। तो अब देखिए पोलराइजिंग पावर जो होती है, पावर किसी चीज को पोलर बनाने की पावर, पोलर बनाने की पावर। अब देखो ये क्या है, ये सिमेट्रिकल क्लाउड है, चारों तरफ से एकदम गोल है क्लोरीन, चारों तरफ से बराबर इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं। जब कोई पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन की तरफ जाएगा तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो अगर उसमें दम हुआ, ठीक है, जैसे कि सोडियम है, ये ऐसा नहीं करता है। अब हम बात करते हैं किसी और मॉलिक्यूल की जो ऐसा कर सकता है, पोलराइजेबिलिटी दिखा सकता है ना। जैसे कि अगर सोडियम की जगह आप जो प्योरली कोवेलेंट नहीं है बॉन्ड, कुछ इस तरह का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मेटल है और मेटल पॉजिटिव और इसके साथ में क्लोरीन नेगेटिव लगा हुआ है, ठीक है। वो मेटल जो है वो आप मत मानिए कि वो S ब्लॉक से है, वो D ब्लॉक से मेटल मान लें,
ठीक है, थोड़ा कन्वीनियंस रहेगा, वरना एग्जांपल आप गलत दे देंगे ना। तो देखिए क्लोरीन नेगेटिव, बड़ा सारा एक नेगेटिव चार्ज है जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, और मेटल पर पॉजिटिव। तो मेटल जब इसके पास जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा, मेटल की तरफ झुक जाएगा। तो यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल पॉजिटिव की तरफ ज्यादा चले गए, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अराइज हो जाएगा। और यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इस क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, हालांकि टोटल नेगेटिव रहेगा ये, बट इसके पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके पास स्लाइटली नेगेटिव, और ये मेटल पॉजिटिव है। यस, क्लियर है बेटा ये चीज? Yes, sir. तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा, और जो स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो देखो पावर होती है मेटल की, मेटल में कितनी पावर है कि वो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अनसिमेट्रिकल पोलर बना दे। पहले सिमेट्रिकल था, पूरे पर वन नेगेटिव चार्ज, लेकिन अभी क्या हुआ, डाइपोलर हो गया, दो चार्ज आ गए, तो ये पोलर बन गया। तो पोलर बना दिया किसने, मेटल ने। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, लेकिन पोलराइजेबिलिटी, एबिलिटी किसकी है, कौन डिस्टोर्ट हो सकता है, मेटल तो नहीं हो सकता, मेटल का तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, नॉन मेटल का हो सकता है। यानी कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खराब हो गया, पहले वो सिमेट्रिकल था, अनसिमेट्रिकल हो गया। तो इसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी का मतलब कि इसकी एबिलिटी है कि वो कितना पिलपिला है। पिलपिला समझते हो, ढीला पीला। तो क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉन ढीला पीला, क्लोरीन हालांकि सख्त होता है, बहुत सख्त है ना, तो आप आयोडीन को लो, आयोडीन नेगेटिव, बहुत बड़ा नेगेटिव आयन होता है, ये बहुत पिलपिला होता है। अगर कोई मेटल इसके पास आता तो ये कहता है भाई कोई चक्कर नहीं है यार, ले जा इलेक्ट्रॉन, तुझे लेके जाने तो अपनी तरफ रख। ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर कर देता है, स्लाइटली नेगेटिव, इसको स्लाइटली पॉजिटिव, और इस तरह से बहुत आसानी से ये किसी भी मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब सिमेट्रिकल नहीं रहा। समझ में आ गया? तो पोलराइजिंग पावर तो होती है मेटल की, और पोलराइजेबिलिटी होती है नॉन मेटल यानी नेगेटिव चार्ज वाले की। तो जितना ज्यादा कोई नेगेटिव चार्ज वाला सख्त नहीं है, वो सख्त नहीं है, वो ढीला है, पिलपिला है, उसको मोड़ना उतना ही आसान है। इसलिए एबिलिटी होती है पोलराइजेबिलिटी, पोलर होने की एबिलिटी वो होती है नेगेटिव चार्ज में। और पोलराइजिंग पावर, पावर होती है पॉजिटिव की, बस वही खींचेगा तभी तो वो पोलराइज बनेगा ना, दूसरे वाला पोलर बनेगा, है ना। तो पावर होती है पॉजिटिव। जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगा किसी मेटल पर, 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, जैसे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, उतनी उसकी एबिलिटी बढ़ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। और जिस मेटल, नॉन मेटल पर जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतनी उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब वो पोलर ज्यादा हो जाए, वो पिलपिला ज्यादा हो जाए, या तो साइज बड़ा हो। देखिए आयोडीन का साइज बड़ा है तो ये आसानी से पिलपिला है, ये आसानी से इसको मोड़ा जा सकता है। या फिर किसी चीज पर नेगेटिव चार्ज 2 नेगेटिव हो, जैसे ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव। अब इस ऑक्सीजन का क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो बराबर था 2 नेगेटिव है, कोई मेटल आती है जो 3 पॉजिटिव, सपोज एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव कर देती, तो ये इसको आसानी से डिस्टोर्ट कर देती है ना। तो ये है इसकी पोलराइजेबिलिटी एंड पोलराइजिंग पावर। समझ में आ गया बेटा, पोलराइजेबिलिटी एंड पोलराइजिंग पावर? क्लियर है? Yes. सीखा बेटा, ठीक है, ओके। तो बात करते हैं हम कहाँ पर थे, तो मैं हाइब्रिडेशन की बात कर रहा था। तो ये चीज याद रख लेना, पेपर में आने वाले, ये डायग्राम ऐसे दिखते हैं। जब s और s दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं, जब ये बॉन्ड बनाते हैं, ऐसा माना जाता है वीबीटी थ्योरी में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स जब ऑर्बिटल आपस में घुस जाते हैं एक दूसरे के अंदर, तो s और s ओवरलैप करते हैं, तो इससे बनता है हमेशा सिग्मा बॉन्ड, याद रख लेना। और ये ऐसे ओवरलैपिंग होती है, कहीं से भी घुमा लो इसको, इसको इस सिरे और इस सिरे को जोड़ दूं, तो इसको और इसको जोड़ दूं, इन दोनों को आपस में जोड़ दूं, या इस पीछे वाले को और इस पीछे वाले से थोड़ा घुमा के जोड़ दूं, तब भी रिजल्ट तो यही आएगा, क्योंकि ये स्फेरिकल है, चारों तरफ से बराबर है, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है सबको, सिग्मा ओवरलैपिंग? Yes, sir. अब बात करते हैं अगर p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैपिंग करना है, आमने सामने, तो ऐसे जुड़ेगा, ठीक है, ये इसके साथ डायरेक्ट जोड़ दो, तो ये भी ओवरलैपिंग सीधी है, इसको भी सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन इसके बाद अगर s ऑर्बिटल यहाँ बीच में जुड़ता है तो इसको बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग, क्योंकि बीच में तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है, तो ये जीरो ओवरलैपिंग। क्लियर है? जीरो ओवरलैपिंग क्या होगा?
है ना, सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, डेफिनेट सी बात है, और नीचे वाला तो जीरो ओवरलैप करेगा, वो कोई बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। नेक्स्ट देखिए अब जरा, अगर p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, यानी कि देखो s और p हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, और s और s भी हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन p में बनता है पाई बॉन्ड। p में पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पहले अगर ये ओवरलैप करेंगे, हमेशा हेड टू हेड ओवरलैप, आमने सामने ओवरलैप करेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, p ओवरलैपिंग बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर ये बॉन्ड बन चुका है, अगर आपका एक सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद में ही दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच, तो देखो अगर इन्होंने आपस में ऐसे करके एक बॉन्ड बना लिया, कार्बन है सपोज, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो कार्बन को तो एक और बॉन्ड कार्बन अपने साथ खुद के साथ बना, कैसे बनाएगा, उसका p ऑर्बिटल तो इस तरफ है, तो ये दोनों p ऑर्बिटल थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हैं, आप हम कह सकते हैं कि आप इसको एक्चुअल में p ऑर्बिटल ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा। बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े, तो ये बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, तो हम इसको ऐसे नहीं दिखा सकते, तो हम इसको कैसे दिखाते हैं, वरना वो कचरा मच जाएगा, है ना, तो हम इसको कुछ ऐसे दिखा देते हैं कि p ऑर्बिटल साइड में से ओवरलैप करेगा, ये कर चुका है, बस लाइन से हम दिखा रहे हैं, समझ गए। तो ये अगर एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, तो भाई इसको तोड़े बिना तो ये दोनों तो आपस में क्या हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर सकते हैं, ये दोनों नहीं कर सकते, तो फिर दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड ही बन सकता है, सिग्मा नहीं बनेगा, ठीक है, तो पाई बॉन्ड बनता है साइड ओवरलैपिंग से, और ये वीक बॉन्ड होता है। यस, ये बात समझ में आई बेटा सबको? यस सर। है ना, साइड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वीक बॉन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। अब आगे बात करते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड हो गया, तो पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा के बाद में बनेगा, सिग्मा से पहले नहीं बन सकता, तो एक बॉन्ड तो दो एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा और बाकी के सारे पाई होंगे, बस ये याद रख लेना। तो अब जीरो ओवरलैपिंग भी कर सकता है, ये p ऑर्बिटल कुछ ऐसे ओवरलैप करे तो जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है, जीरो ओवरलैपिंग पर नीट में, IIT एडवांस में, मेंस में कुछ इस तरह क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है, तो इसलिए जीरो ओवरलैपिंग बता रहा हूँ, एग्जाम में नहीं आएगा जीरो ओवरलैपिंग के ऊपर, लेकिन आपको पता होना चाहिए जीरो ओवरलैपिंग भी है, ये बॉन्ड नहीं बनाती है, नो बॉन्ड है ये, जीरो बॉन्ड। आगे देखते हैं, तो भाई अब हमने क्या देखा, देखिए डी और पी क्या ओवरलैप कर सकते हैं, बिल्कुल, डी ऑर्बिटल में 4 लोग होते हैं, पी ऑर्बिटल में ऐसे हैं, तो अगर ये ऐसे ओवरलैपिंग कर रहे हैं, पीक ओवरलैपिंग है, साइड से कर रहे हैं, हेड टू हेड नहीं कर रहे हैं, तो ये भी पाई बॉन्ड है, पी पाई बॉन्ड। लेकिन अगर वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे ये दोनों को हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके दिखाया गया, तो एस डी और पी हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं, सिग्मा बनाएंगे, इसमें ओवरलैपिंग का ये जो एरिया होता है ज्यादा होता है, और इसमें ये टोटल एरिया ना इन दोनों का मिला लोगे तो भी किसके मुकाबले वो कम होता है, इसलिए वो वीक बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। है ना। अब देखो, अब दो तरह की और ओवरलैपिंग होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जीरो ओवरलैपिंग तो हमने कर ली। पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब है जब पॉजिटिव हिस्सा किसका, पॉजिटिव हिस्सा s ऑर्बिटल का और पॉजिटिव हिस्सा p ऑर्बिटल का जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो उसको पॉजिटिव ओवरलैप बोलते हैं। और नेगेटिव क्या होगा, एक ऑर्बिटल का यानी ये p ऑर्बिटल इसका नेगेटिव और इसका s का पॉजिटिव, तो ये दोनों भी नेगेटिव ओवरलैपिंग। फिर दूसरा पाई बॉन्ड जो बनाते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ेंगे, नीचे नेगेटिव नेगेटिव आपस में जुड़ रहे हैं, है ना, सेम, तो ये होगा पॉजिटिव ओवरलैप। नेगेटिव में क्या होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एस में क्या ऐसा हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव? नो, एस के दोनों पॉजिटिव ही होते हैं, याद रख लेना। तो इसमें नेगेटिव वाली ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती, एस हमेशा पॉजिटिव ओवरलैपिंग दिखाता है, और उसके अलावा पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल वही नेगेटिव ओवरलैपिंग दिखा सकते हैं। क्लियर है बेटा, नेगेटिव ओवरलैपिंग भी जस्ट डायग्राम में याद करना और कुछ नहीं करना इसका, ठीक है। अब देखो सिग्मा बॉन्ड है, उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो आप जस्ट रीड करना चाहें, आपके पास नोट्स हैं, नो वरी अबाउट दिस। इसी तरह से सेम पाई बॉन्ड के ऊपर है कि पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। नेक्स्ट, तो आपका वीबीटी समझ लो अब खत्म। अब वीबीटी यहाँ पर शुरू करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, ठीक है, सिर्फ एक डेफिनेशन बताऊंगा, फिर सारे डायग्राम सेम टू सेम है, वही वेस्पर थ्योरी वाले डायग्राम चिपकाने हैं, बस उनके नाम के आगे हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बता देना, क्योंकि वीबीटी में मेनली हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में ही चर्चा की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ स्लाइटली डिफरेंट शेप एंड एनर्जी ऑर्बिटल्स। दो अलग अलग ऑर्बिटल हैं जिनकी शेप और एनर्जी अलग अलग है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, शेप भी थोड़ी बहुत चीज, टू फॉर्म सेम शेप, यानी उनको मिक्स कर दिया और सेम शेप और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल बना लिए, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है।
इन एन एटम, एक एटम के ही ऑर्बिटल आपस में ऐसा कर सकते हैं। दूसरे एटम के साथ तो वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग ही करेगा या साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा। खुद के एटम्स को, जब हमारे घर मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं, अपना कमरा अच्छे से साफ करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, है ना, और बढ़िया चादर बिछाते हैं और कुर्सी वगैरह भी सही तरीके से लगाते हैं। तो वैसे ही हाइब्रिडाइजेशन में होता है, जब कोई एटम इससे जुड़ना चाहता है, किसी सेंट्रल एटम से कोई भी मॉलिक्यूल बनाना चाहता है, तो जो सेंट्रल एटम होता है जिसके साथ चारों तरफ 2-3 एटम जुड़े, कम से कम 2 जुड़े, तो वो अपने घर को साफ सुथरा रखता है कि मेरे पास कम से कम 2 मेहमान आने वाले हैं, है ना। अगर एक सिंगल के साथ जुड़ रहा है फिर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, उसको काउंट नहीं करते हैं, कर सकते हो वैसे, वो कोई खास बात नहीं है, लेकिन कम से कम 2 एटम जब जुड़ेंगे किसी एटम से तो वो अपने घर को अच्छा खासा साफ सुथरा करता है, ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो वो क्या करेगा, अपने ऑर्बिटल्स को सारे जो अलग अलग एनर्जी के थोड़ा बहुत जिसमें फर्क था सबको बराबर कर देगा, सबकी एनर्जी और शेप बराबर कर देगा खुद के ऑर्बिटल्स की, और फिर कहेगा देख भाई तू कहीं पर भी बैठ जाए, 2 मेहमान आ रहे हैं, दोनों को बराबर का एडवांटेज मिलेगा, कहीं पर कोई भी बैठ जाए, चेयर पर भी बैठना चाहते तो सबको एक जैसे चेयर मिलेगी, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह का एग्जाम उसी को बोलते हैं। और शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा ऐसी होती है भाई, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, बड़ा लोब और नीचे छोटा सा लोब। छोटा लोब नहीं दिखाया जाता बहुत सारी जगह, आप भी सिर्फ अकेला बड़ा लोब दिखा सकते हैं। कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी शेप सेम ही होती है। हाइब्रिडेशन देखो अब जरा क्या होती है भाई, सीधी सी बात है, CH4 हम एक नॉर्मल मॉलिक्यूल लेते हैं, इसका क्या था CH4 का, याद रखना, नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को ले लो बस, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर इन दोनों को जोड़ो, इसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर होता है। तो देखो लोन पेयर कितने हैं इसमें, कार्बन में कोई लोन पेयर नहीं है, कार्बन में 0 लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर कितने, सिग्मा बॉन्ड कितने बनाता है वो, CH4 में 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, स्ट्रक्चर वही रहेगा, याद रखना, CH4 सिग्मा बॉन्ड मतलब सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं, याद रख लेना। तो पाई कौन से होते हैं, पाई मतलब एक सिग्मा होगा, दूसरा डबल बॉन्ड जो होता है वो एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई होगा, कब, जब डबल बॉन्ड होगा। तो सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है CH4, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है CH4 में, लोन पेयर 0 है, तो टोटल स्टेरिक नंबर हो गया 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, याद रखना, sp से शुरू होती है, कम से कम हाइब्रिड, कम से कम 2 ऑर्बिटल होने चाहिए जो इंटरमिक्स हो सके, है ना। तो sp से शुरू होती है, फिर s का एक ही ऑर्बिटल होता है हमें पता है, p में 3 होते हैं, तो sp, फिर sp के 2 ऑर्बिटल भी हाइब्रिड हो सकते हैं, sp के 3 ऑर्बिटल भी हाइब्रिड हो सकते हैं, 3 से ज्यादा p के नहीं होते ऑर्बिटल, तो sp3 तक चलेगी। फिर sp3 के बाद d ऑर्बिटल भी हाइब्रिड बना सकता है, sp3 d2 भी हो सकते हैं, और sp3 d3 तक हाइब्रिडाइजेशन। तो d के भी 3 ऑर्बिटल इंक्लूड हो सकते हैं, p के भी 3 होते हैं, दैट इज इट। तो देखो इसमें कितने ऑर्बिटल हैं टोटल, 2 ऑर्बिटल है, मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा, इसमें 3 बॉन्ड बनाएगा, इसमें 4 बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही है, इसमें 5 बॉन्ड बनाएगा, प्लस लोन पेयर भी, टोटल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का नंबर है ये, तो यानी स्टेरिक नंबर है, और इसके अंदर 6 होंगे, काउंट कर सकते हो आप, 2 ये रहे, 3 ये रहे और 1 ये रहा, ऊपर से ही काउंट करके देख लो, 3 p के 2 d के 1 s का, टोटल 6, फिर 3 p के 3 d के 6 और 1 s का, टोटल 7। तो इस तरह से स्टेरिक नंबर आपको पहले से पता होगा, sp sp2 sp3 sp3d एंड सो ऑन। ये समझ में आ गया भाई, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड दैट इज स्टेरिक नंबर, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताना। क्लियर है बेटा, Yes, sir. है ना। अब हाइब्रिडाइजेशन इसकी कैसे बताएं, फिर 4 है स्टेरिक नंबर, मतलब टोटल 4 होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, बात खत्म। अब इसमें परसेंट कैरेक्टर भी आता है, स्ट्रक्चर कैसा होगा, वही रहेगा स्ट्रक्चर जो वेस्पर थ्योरी में था, टेट्राहेड्रली स्ट्रक्चर होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, वही रहेगा बॉन्ड एंगल जो वेस्पर थ्योरी में था, स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल सेम रहने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बॉन्डिंग जो बना रखी है वो भी ऊपर वाली सेम है, सब सेम है, बदला क्या, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करके बताना है, क्योंकि हमने नया कॉन्सेप्ट सीखा पीपीटी में, क्या, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। तो हमने सिग्मा बॉन्ड सीख लिया प्लस लोन पेयर सीख लिया, दोनों चीजें यहाँ मेंशन कर रही। पाई बॉन्ड अगर है वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको काउंट नहीं करना, बस इतनी सी बात। तो यहाँ परसेंट कैरेक्टर देखो, टोटल ऑर्बिटल थे 4, है ना, sp3, तो भाई टोटल 4 ऑर्बिटल है, 100 टोटल, मतलब 100% मान लो इसको, तो 100 डिवाइड बाय 4 तो 25% ईच, यानी कि sp3 में s का कैरेक्टर 25% है, p का कैरेक्टर कितना है, एक p का 25 है, 3 p का कितना हो जाएगा, 3 p ऑर्बिटल का कैरेक्टर हो जाएगा 75%, मतलब हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक में p का जो कैरेक्टर है वो कितना है 25% ईच। अभी
ये कैरेक्टर समझ में आ गया, एस और पी कैरेक्टर, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो सेम अब सब मॉलिक्यूल्स में यही करना है हमने, ठीक है। तो वो बाकी के मॉलिक्यूल्स अब मैं आपको दिखाता हूँ। क्या नेक्स्ट हम इंपोर्ट करते हैं अपना पीपीटी कंटिन्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए वीबीटी को, देखिए जरा BeH2, अब दूसरा एक मॉलिक्यूल लिया हमने बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4 है, वैलेंसी 2 होती है, सीधी सी बात है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है वो, हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 बनेंगे, क्यों, स्टेरिक नंबर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड 2 बना रहा है, लोन पेयर कितने हैं, 0 है। बेरिलियम पर कोई लोन पेयर नहीं, आप चेक कर सकते हैं, सेकंड शेल पूरी की पूरी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगी, कोई लोन पेयर बचा ही नहीं है, सब खाली है बाकी। तो सीधी सी बात है, लोन पेयर 0 है, सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है, 2 हाइड्रोजन जोड़ रहा है, दोनों सिग्मा बॉन्ड है 2। हाइब्रिडेशन कितनी होगी, sp से शुरू होती है ना, तो टोटल नंबर 2 है तो sp, 3 है तो sp3, 4 है तो sp3d एंड सो ऑन। नेक्स्ट देखिए, अब इसका कैरेक्टर निकालना चाहते हैं तो 100 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि स्टेरिक नंबर 2 है, या यूं कह लो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 हैं। लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट होते हैं, लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट होते हैं, लोन पेयर भी हाइब्रिड ऑर्बिटल ही होते हैं, तो याद रखना। तो लोन पेयर को मत मिस करना, वो स्टेरिक नंबर में आएगा तो वो भी काउंट होगा जब परसेंट कैरेक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो देखो 50% ईच आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, बस बात खत्म। बेरिलियम का स्ट्रक्चर वही रहेगा, लीनियर रहेगा, बॉन्ड एंगल वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, कोई कुछ नहीं बदलेगा, बस हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, वो sp है, एक ही चीज आपको बतानी होती है, हाइब्रिडाइजेशन या कैरेक्टर। अब देखो AlCl3, 3 क्लोरीन जुड़े हैं, तीनों के तीनों क्या है, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, लोन पेयर 0 है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए 3 सॉरी, लोन पेयर कितने हैं 0 है, लोन पेयर 0, सिग्मा बॉन्ड 3 है तो टोटल स्टेरिक नंबर 3 आ गया। हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2, टोटल 3 हो गए इसमें। अब कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, जो टोटल 3 है sp3 का, 3 से डिवाइड कर दो 100 को, 33% ईच, यानी इसमें s का कैरेक्टर है 33%, p का कैरेक्टर, एक p का 33 है ना, दोनों p का कितना हो जाएगा 66.66%, दैट्स इट। यस, क्लियर है बेटा। Yes, sir. अब देखिए एल्यूमिनियम, यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का, 120 एंगल, ट्रायंगुलर प्लेनर, ये सब सेम रहेगा जो हमने कहाँ किया था, वेस्पर थ्योरी में जो था, सेम टू सेम डायग्राम रहेंगे पीपीटी में, बस हम यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शनों का बात नहीं करेंगे, हम सिंपल वाली बात करेंगे यहाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा इसी में। नेक्स्ट देखिए अब जरा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसका डायग्राम भी हमने किया था, सल्फर डाइऑक्साइड का डायग्राम ये रहा, 190 डिग्री का एंगल था, वी शेप या पेंट थी, ये सब सेम रहेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे काउंट करें, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है तो एक पक्का सिग्मा बनेगा, दूसरा फिर पाई बनेगा, इसमें भी एक सिग्मा दूसरा पाई। अभी सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड 2 है, सिर्फ 2, 4 नहीं है, पाई बॉन्ड है बाकी के। और लोन पेयर है ना, लोन पेयर इसमें बिल्कुल है, एक लोन पेयर बच जाता है, तो टोटल स्टेरिक नंबर आया 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, p के 2, s का 1, टोटल हो गए 3 जी स्टेरिक नंबर के साथ। तो यहाँ पर लोन पेयर हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और इसका भी टोटल 3 है, तो भी परसेंट कैरेक्टर तो s का और p का हमेशा इतना ही रहने वाला है, 33.33 और 66.66 ईच। क्लियर है बेटा, ये बाकी सब सेम रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन ही निकालनी, बाकी सब सेम रहेगा। हाँ जी, क्लियर है बेटा सबको, Yes, sir. है ना। चलिए फिर उसके बाद आगे भी सभी मॉलिक्यूल्स का ऐसे ही, वाटर है, वाटर की हाइब्रिडेशन देखो, 2 लोन पेयर होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर है, टोटल हो गए 4, तो 4 स्टेरिक नंबर आ गया। sp3 हाइब्रिडेशन होती है अभी वाटर की, बॉन्ड एंगल और शेप वही रहेगी, वाटर की हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगी, और परसेंट कैरेक्टर sp3 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दैट स्टेरिक नंबर वो 4 है, 4 से डिवाइड करने पर 25 ईच, दैट इज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब देखिए नेक्स्ट अमोनिया है, विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ये मैंने नेक्स्ट क्लास के लिए बोल रखा था। तो अमोनिया के अंदर लोन पेयर 1 होता है, बॉन्ड पेयर 3 है, टोटल 4 है, इसकी हाइब्रिडेशन भी क्या आएगी, स्टेरिक नंबर अगर 4 है तो हाइब्रिडेशन भी 4 आएगी, है ना। तो यानी sp3 इसकी भी सेम होगी, वाटर की तरह हाइब्रिडेशन सेम होगी। और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, अमोनिया का स्ट्रक्चर था ट्राइंगुलर, ये रहा, यहाँ पर ये ट्रायंगल बनेगा, और पिरामिडल, ये ऊपर पिरामिड बन रहा है, इसको खा जाओ, लोन पेयर नहीं, ट्रायंगुलर पिरामिडल, दैट इज द स्ट्रक्चर शेप। यस, क्लियर है सबको। Yes, sir. तो इस तरह से भाई देखिए, ये तो आपका हो गया, है ना। अब इसके बाद में हम MOT की बात करते हैं, व्हाट इज MOT, है ना। अब MOT को करेंगे जरा, MOT क्या कहती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।
अब एमओटी करवा रहा हूँ, सिर्फ एमओटी होते ही समझ लेना लेसन पूरा हो गया, बिल्कुल सिंपल सा, नथिंग स्पेशल है ना। चलिए एमओटी को देखते हैं, सीधे स्ट्रक्चर करवा रहा हूँ एमओटी की और कुछ नहीं करना। आप देखिए जरा, यहां पर न्यूट्रल, पहली बात दो चीजें याद रखना, नोट कर लो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल को देखते हैं हम कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं, उसी के बेस पर फिर दो स्ट्रक्चर है एमओटी के, उन दोनों में से कौन सा हम फॉलो करेंगे वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बेस पर ही डिफाइन होता है। यस क्लियर है बेटा, यस सर। है ना। तो यहाँ न्यूट्रल मॉलिक्यूल के हिसाब से देखते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है एक स्ट्रक्चर ये याद करना है। यस शिखा बेटा बोलिए, क्या डाउट है आपका? सर गलती से रेज हो गया। ओके ठीक है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बेस पर हम देखते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब क्या वो भी बताऊंगा। तो यहाँ ये जो पहला डायग्राम बना हुआ है इसको आपको याद करना है, ठीक है। दूसरा डायग्राम में बस एक चीज शफल कर देंगे, दूसरा अपने आप बन जाएगा, बात करना और कुछ भी नहीं है। दो डायग्राम है, इन डायग्राम को देख के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने आप याद हो जाती है। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है तो डायग्राम को माइंड में रखिए और लिखना शुरू कर दीजिए, बस हो गया, एमओटी खत्म, शुरू होते ही खत्म, दो डायग्राम बस। देखते हैं सबसे पहला डायग्राम, और इससे काफी सारी चीजें जो पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म वो भी पता लगता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ना। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तो एमओटी क्या बताती है, एमओटी बताती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो मॉलिक्यूल को बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर शेप वेप सब सेम रहेगा, वो लोग ये लोग इसकी बात भी नहीं करते हैं, ये सीधा सीधा सिर्फ इसी के ऊपर बताते हैं, यही चीज बताते हैं कि कितने बॉन्ड बनाएगा, कितने लोन पेयर होंगे, कितने बॉन्ड पेयर होंगे, कितनी बकवास होगी, सब यही, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले देखो भाई, आपके पास मान लीजिए ऑक्सीजन है, यहाँ पर इन्होंने O2 का मॉलिक्यूल दे रखा है, O2 है ना, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के दो एटम्स आपस में मिलेंगे, तो एक ऑक्सीजन का एटम ये रहा, एक ये रहा, तो ऑक्सीजन के एटम्स है, तो दोनों ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर है 8 और 8, टोटल हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। तो आपको बस 16 इलेक्ट्रॉन का इसे हिसाब बताना है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग और आपका काम बन गया, बस इतना लिखना। तो कैसे करना है, सबसे पहले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस ऑक्सीजन के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s में दो इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं, 2s में दो इलेक्ट्रॉन 2s में भी है, 2p में 4, देखो 2p में 4 दिखा रखे हैं, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, 2px 2py 2pz, तो 3 ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल। यस क्लियर है बेटा, ये यस सर। एक ऑक्सीजन एटम को इन्होंने ऐसे दिखा दिया। अब दूसरा ऑक्सीजन एटम वो इस तरफ है, O2 का मॉलिक्यूल बनाना, उसमें भी 1s में 2, 2s में 2 और 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है, इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें बनाना है एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, तो अब हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने हैं। तो देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, 1s और 1s मिलकर दो ऑर्बिटल मिक्स होंगे, याद रखना दो ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो दो ही नए ऑर्बिटल बनेंगे, हाइब्रिडेशन में भी दो ही नए बनते हैं और एमओटी में भी दो ही नए बनेंगे। तो एक ऑर्बिटल का नाम, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए, ये तो थे एटॉमिक ऑर्बिटल साइडों में, बीच में हम बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इनमें एक का नाम होता है सिग्मा। पहला देखो s और s ऑर्बिटल मिक्स होकर क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इस ऑर्बिटल का नाम हो गया सिग्मा 1s ऑर्बिटल। 1s से मिलकर बना है, क्योंकि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल 1s थे तो इसलिए 1s बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं s और s ऑर्बिटल, इसलिए सिग्मा। हमें कुछ की याद ना भी हो तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं हम, सिग्मा 1s मोलिकुलर ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें हर ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ भी वही हुंस रूल और पाउली एक्सेलरेशन प्रिंसिपल यहाँ भी फॉलो होते हैं, तो दो ही इलेक्ट्रॉन आएंगे एक ऑर्बिटल। दूसरा होगा सिग्मा स्टार, दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, दो मोलिकुलर बना दिए, एक बनाया सिग्मा 1s, एक बनाया सिग्मा स्टार 1s, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। स्टार वालों को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, और जो स्टार नहीं है उनको बोलते हैं बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बिना स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग। बस अब देखते हैं जरा आगे की बात। नेक्स्ट सेकंड एस, और सेकंड एस ये भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इनको भी दो को मिक्स किया तो दो नए बनेंगे, एक बनेगा सिग्मा 2s, 2s से बना है, दूसरा बनेगा सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा एस भी, तो एक बनेगा बॉन्डिंग, दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग, बस स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग बनाएगा, तो स्टार वाले की एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी, याद रख लेना, सिग्मा और सिग्मा स्टार, ये तो वही पीछ नीचे वाला, ये सेम टू सेम डायग्राम है। यस यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर।
है ना। अब उसके बाद करते हैं बात पी की। तो पी में देखो कितने ऑर्बिटल में, 3 इधर है 3 इधर है, टोटल हो गए 6। तो पी के 6 ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे। तो 6 कौन से बनेंगे? पहला तो बनेगा सिग्मा 2p z, सिग्मा 2p z। जेड ऑर्बिटल को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना जाता है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब जो दो एटम्स के बीच में जो एक्सिस आएगी, आप एक्स को भी मान सकते हैं, वाई को भी मान सकते हैं, कोई भी घूम सकता है एटम, लेकिन इन्होंने जेड को माना है तो हम भी जेड को ही मानेंगे। तो याद रखना आप 2pz को ही, सिग्मा 2pz को ही आप दिखाओगे कि वो ये ऑर्बिटल बनाता है सिग्मा 2pz। सिग्मा बॉन्ड बनेगा पहला, पी ऑर्बिटल जब मिक्स हो, अब पहला सिग्मा बन गया, पी ऑर्बिटल फिर से मिक्स हो रहा है तो वो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो बाकी के दोनों बॉन्ड बनेंगे पाई। तो सिग्मा सॉरी पाई 2px और पाई 2py, इनमें भी दो दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये तो 3 ऑर्बिटल्स का हिसाब हो गया, बॉन्डिंग है तीनों की तीनों, किसी पर स्टार नहीं लगा होगा। अब उसके बाद में पाई स्टार के 2 ऑर्बिटल बनेंगे, पाई स्टार और फिर सिग्मा स्टार। देखो सिग्मा स्टार की एनर्जी, क्योंकि सिग्मा ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम थी तो सिग्मा स्टार की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उल्टा पाई ऑर्बिटल की एनर्जी सिग्मा वाले से ज्यादा थी, ठीक है, तो पाई स्टार की एनर्जी सिग्मा स्टार से कम होगी, उल्टा। ये सीक्वेंस बस आपको याद रखना है, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, यही सीक्वेंस बस और कुछ नहीं। यानी सिग्मा स्टार पहले दोनों ऑर्बिटल और फिर लास्ट में सिग्मा पाई स्टार फिर सिग्मा स्टार लास्ट में, और नीचे नीचे उल्टा कर रखा है इन्होंने, पहले सिग्मा लगा रखा है फिर पाई लगा रखा है। यस क्लियर है। टोटल 6 ऑर्बिटल हो गए, 3 इधर से 3 इधर से, 6 किसे भर दिए। क्लियर है, Yes, sir. आ गया ना समझ में। अब देखो अब हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं इनमें, इन्होंने तो पहले से भर रखे हैं। तो देखो इसमें 2 थे इसमें 2 थे, टोटल कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन मुझे इन दोनों में भरने हैं। तो नीचे से भरना शुरू करूंगा, इसमें 2 आ सकते हैं बिल्कुल, इसमें 2 आ सकते हैं बिल्कुल, भर गए 4, खत्म, खत्म। नेक्स्ट इसमें 2 इसमें 2, तो टोटल 4 हो गए, 4 ही भरने हैं, 2 नीचे भरेगा 2 ऊपर भरेगा, खत्म। इसमें देखो 4 इसमें है इलेक्ट्रॉन, 4 इसमें है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मैं अब क्या करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे, इन दोनों की एनर्जी बराबर है तो पहले एक एक भरेंगे, 4 हुए, अभी तो 8 भरने, फिर 2 भर दिए, 2 भर दिए, 6 हो गए टोटल। अब मुझे 2 और भरने, तो 2 और ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में जाएंगे। तो इसमें दोनों में एक में 2 मत कर देना, दोनों की एनर्जी बराबर है तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। यस क्लियर है बेटा सबको, ये टोटल Yes, 8 sir. इलेक्ट्रॉन भर दिए बस, और कुछ नहीं किया। अब 8 इलेक्ट्रॉन भरने का मतलब अब हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खत्म हो गया। तो इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कई बार लिखने के लिए बोलते हैं, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन भरे ना, तो आपको ये ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है डायग्राम वाले। अब आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, और ये भी पेपर में आता है तो ये आपको याद तो होना ही चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करें, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और उसके बाद सिग्मा 2pz, इसमें 0 है। क्लियर है, Yes, sir. ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मॉलिक्यूल की। तो देखो इन्होंने यहाँ लिख भी रखा है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz। अब देखो सिग्मा 2pz के बाद में क्या भरा इन्होंने, पाई के 2 ऑर्बिटल भरे हैं, पाई 2px और पाई 2py, पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी बराबर है, इक्वल दे रखा बीच में। फिर उसके बाद क्या भरा, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py की एनर्जी भी बराबर है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का, सबसे ऊपर ये बैठा है, देखो ग्रेटर देन के लेस देन के साइन लगा रखे हैं, ग्रेटर देन दिस ग्रेटर देन दिस ग्रेटर देन दिस और लेस देन दिस, जो भी लास्ट वाला ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 2pz, ये है सिग्मा स्टार 2pz जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। इस तरह से हमें एनर्जी लेवल भी पता लग जाता है यहाँ से। क्लियर है बेटा, तो आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे याद कीजिए, या फिर इस डायग्राम को दिमाग में रखिए, डायग्राम को दिमाग में रखिए और आप इस उससे अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। यस क्लियर है बेटा सबको ये, Yes, sir. है ना। तो ये डायग्राम, अब एक ही डायग्राम है, एक और है, दोनों में क्या फर्क है। तो देखो जब भी ऊपर लिखा हुआ मैंने ध्यान देना, जब भी 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हो, कब, ये देखो नीचे O2 का मॉलिक्यूल था, ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने काउंट किए,
O2 था ना, तो दोनों में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो कि 14 से ज्यादा है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बड़ा सिस्टम है तो हमें ये वाला डायग्राम याद करना है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन से या 14 इलेक्ट्रॉन के बराबर है या 14 से कम है, इक्वल या कम, तो हमें क्या करना है? अब देखो जरा ध्यान से, ये वाला बॉक्स जो है ना, जो मैंने अभी बॉक्स बनाया, इनको पलट दो। सिग्मा बॉन्ड बनता पहले है, लेकिन अगर 14 इलेक्ट्रॉन से कम है तो देखो अंडर 14 बच्चे होते हैं ना, 14 ईयर या 14 से छोटे वाले बच्चे, वो शरारती ज्यादा होते हैं, आप ऐसा समझ सकते हो। तो वो क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी हाई कर देंगे। बनेगा तो सिग्मा पहले, नो डाउट, लेकिन सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी पाई बॉन्ड से ज्यादा हो जाएगी, तो ये आएगा ऊपर और ये दोनों उठा के नीचे रख दो। बस इन दोनों में शफल करना है। तो कैसे होगा इन दोनों में शफल? ये देखो यहाँ पर ये दोनों जो पाई वाले हैं, पाई स्टार नहीं छेड़ना, इसको नहीं छेड़ना बिल्कुल भी, सिर्फ पाई और ये वाला, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर और इसको लिख देंगे यहाँ पर। क्लियर है बेटा? तो वो 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो जाएगा। यस, समझ में आ गया? यस सर। और वो न्यूट्रल एटम्स के लिए चेक करना। वो न्यूट्रल एटम का मतलब क्या होता है वो बताता हूँ। तो यहाँ अब हमने देखो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालना। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं भाई? बॉन्ड ऑर्डर 10 - 6 डिवाइड बाई 2, ठीक है? कैसे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। बॉन्डिंग देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे बॉन्डिंग, ठीक है? ये एंटी बॉन्डिंग के 2 है, उसको बाद में देखेंगे। ये 2 यहाँ से आगे, ठीक है, बॉन्डिंग के। फिर ये 6 आ गए बॉन्डिंग के। कितने हो गए टोटल? 10 हो गए। अब एंटी बॉन्डिंग देखो, इस तरफ स्टार वाले सारे एंटी बॉन्डिंग है, 2 हो गए। और फिर यहाँ पर ये भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है टोटल। स्टार में टोटल कितने हैं? 6। तो 6 10 - 6 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में बच जाएंगे एंटी बॉन्डिंग को माइनस करने के बाद। तो टोटल क्या आएगा? डिवाइड बाय 2, 10 - 6 डिवाइड बाय 2, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। मतलब कितने बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एटम के बीच में? 2 बॉन्ड होते हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड। यस, क्लियर है सबको? इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर पता लगता है। तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करते हैं। अब पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक क्या होता है भाई? पैरामैग्नेटिक होता है जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करे, डायामैग्नेटिक होता है जो मैग्नेट को रिपेल करे। तो दुनिया में 2 ही तरह की चीजें हो सकती है, तो पैरा हो सकता है या डायामैग्नेटिक। हमारी बॉडी भी या तो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक। कैसे पता लगेगा? वेरी हाई पावरफुल मैग्नेट ही ऐसा दिखा सकती है। ये छोटे मोटे मैग्नेट को अपनी बॉडी पर चिपकाओगे नहीं चिपकेगी। तो हर चीज दुनिया में या तो पैरा या डाया। प्लास्टिक भी मेटल को अट्रैक्ट कर सकता हो, सॉरी मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है, और हो सकता है और रिपेल करता हो, डिपेंड करेगा कि वो पैरा या डाया है। तो लेकिन हम देखते हैं कि नॉर्मली तो नहीं करता, क्योंकि वो बहुत छोटे लेवल के मैग्नेट होते हैं। पावरफुल मैग्नेट चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बहुत पावरफुल होते हैं। सीटी स्कैन वाली मशीन बहुत पावरफुल होती है, उससे पता लगाया जा सकता है। हर चीज 2 ही चीजों में बटी हुई है, पैरा या डाया, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ देखिए अब जरा, पैरामैग्नेटिक मतलब अट्रैक्ट करता है, डायमैग्नेटिक मतलब रिपेल करता है। डायमैग्नेटिक का मतलब जिसमें सब में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। इन सभी ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो कि डबल नहीं है, जो कि पेयर्ड नहीं है। दिख रहे हैं सबको ये वाले? तो इसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक है। तो यहां से प्रूफ होता है ऑक्सीजन इज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है। अब एक चीज खास बता देता हूं आपको, ध्यान रखना। क्या खास है? ऑक्सीजन, यहाँ तो मैं कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है, पर क्या ऑक्सीजन हम जब वीबीटी से निकालते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से या वेस्पर थ्योरी से, तब हमें ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक नजर आता है। तो यानी ऑक्सीजन सच में पैरामैग्नेटिक होता है। बहुत हाई पावरफुल मैग्नेट को ऑक्सीजन अगर लिक्विड स्टेट में हो या सॉलिड स्टेट में हो, तो ऑक्सीजन उसको अट्रैक्ट करता है। किसको? मैग्नेट को। हाईली पावरफुल मैग्नेट। तो ये कंफर्म है कि ऑक्सीजन क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। तो वीबीटी और वेस्पर थ्योरी यहाँ फेल हो गई थी। यही वो थ्योरी है, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसने ये प्रूव किया था कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक नहीं। क्लियर है ये बात सबको? यस यस है ना? अब देखिए, अब दूसरा एक और चीज बताता हूँ। मैं क्या बोल रहा था, देखो जैसे O2 पॉजिटिव, 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 16। लेकिन यहाँ पर 1 - 1 हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन गायब है, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर मान लो मैं इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन घटा दूं, 3 इलेक्ट्रॉन -3 कर दिया, कितने बचे? 13। अब आप कहोगे सर ये तो 14 या 14 से कम है 13,
तो क्या हम इसको शफल करके और वो वाली स्कीम लगाएंगे इसमें? नहीं, वो नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला न्यूट्रल एटम्स को काउंट करना है। न्यूट्रल एटम तो O2 है, भले ही इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज हो और ये 13 इलेक्ट्रॉन बच गए हो, लेकिन एक्चुअल में तो दोनों ऑक्सीजन पर 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम उसको एक्चुअल मतलब न्यूट्रल एटम के हिसाब से देखेंगे कि 16 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, 14 से ज्यादा आ रहे हैं, तो हम ये वाला ही डायग्राम फॉलो करेंगे। अगर न्यूट्रल एटम का टोटल इलेक्ट्रॉन्स का सम दोनों एटम्स का जिनसे बॉन्ड बन रहा है, आपके सिलेबस में 2 ही एटम से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई होती है, तो अगर दोनों का टोटल बॉन्ड अगर 14 बन रहा है, जब वो न्यूट्रल है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, जब न्यूट्रल एटम्स है, तब हम 14 या 14 से लेस बन रहा है, तब हम लगाते हैं दूसरे वाला शफल वाला। क्लियर है? तो न्यूट्रल एटम का मतलब समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रल वाले से काउंट करते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और उससे अंदाजा लगाते हैं कि ये वाला डायग्राम फॉलो होगा या दूसरा वाला होगा। और उसके बाद में फॉलो तो फिर इन्होंने पॉजिटिव दिया ना, तो मतलब एक पॉजिटिव है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन नहीं है इस ऑक्सीजन में। क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ एक कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, सबसे ऊपर वाला ही जाएगा। तो अब क्या होगा भाई? पैरामैग्नेटिक है, बिल्कुल है। अब एक इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा, अब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? एंटी बॉन्डिंग से एक कम हो गया, बॉन्डिंग में तो उतने ही रहेंगे, तो एंटी बॉन्डिंग में आ गए 5, तो 5/2 कितना हो जाएगा? 2.5, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर और स्ट्रॉन्ग हो गया। पहले 2 था, अब 2.5 हो गया। तो यानी अगर O2 पॉजिटिव लेते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आता है, O2 नेगेटिव लेते हो तो नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कर दो। इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दिया, तो यहाँ भी एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। एंटी बॉन्डिंग हो गए 7, बॉन्डिंग 10 ही है। अब क्या आएगा? 3/2, क्या आ गया? 1.5, बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया 1.5। क्या ये पैरामैग्नेटिक है? यस, एक इलेक्ट्रॉन अब भी खाली पड़ा है, पैरामैग्नेटिक। क्लियर है बेटा? ये चीज समझ में आ गई? पैराडाई कैसे ढूंढते हैं? एक ही डायग्राम से सब कुछ होगा। यस, क्लियर है भाई सबको? यस सर। अब देखिए जो नाइट्रोजन वाला डायग्राम है, जिसको मैं बोल रहा था कि एक दूसरा डायग्राम नाइट्रोजन, सॉरी 14 इलेक्ट्रॉन वाला, जनरली नाइट्रोजन के लिए दिखाते हैं वो। तो देखिए ये रहा 14 इलेक्ट्रॉन के लिए डायग्राम, जो लेस देन इक्वल 14 के बराबर हो, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो मैंने मार्क भी लगा रखा है। ये दोनों पहले आ गए, जो कि पहले ये आता था, सिग्मा 2pz पहले था, अब वो बाद में आया और ये पहले हो गया। देखो ये दोनों शफल कर रहे हैं, पहले सिग्मा बॉन्ड बन रहा था ना, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? पहले पाई दोनों आ गए, फिर सिग्मा आ गया। ये शफल करना, बाकी सब कुछ सेम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की सेम टू सेम लिखो, दूसरे नाइट्रोजन की सेम टू सेम लिखो, और फिर सबको भर दो बीच में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके। यहाँ पर खाली बच गए सारे, तो बॉन्डिंग कितने, एंटी बॉन्डिंग कितने, माइनस करो, N2 का मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालो 2 से डिवाइड करके, दैट इज 3। फिर N2 पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन घटा दो, नेगेटिव होगा तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। और इस तरह से इन सब के भी आप ये सारे ऑर्डर निकालेंगे, ये सब ऑर्डर आपको निकालने हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। तो यहाँ एमओटी आपकी खत्म होती है, बिल्कुल सिंपल है, साफ है एमओटी, नथिंग स्पेशल इन दिस। तो भाई अब बात करते हैं, तो आपका समझ लो ये वाला लेसन जो है वो खत्म हो गया है ना, एमओटी खत्म हो गई, वीवीटी हो गया, वेस्पर थ्योरी हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं हम जरा कि आप लोग क्या कह रहे थे, इक्विलिब्रियम वाला लेसन। सर वो सिलेबस में नहीं है, मुझे याद नहीं था। अच्छा सिलेबस में नहीं है, तो और फिर बताइए क्या बताऊँ मैं आपको फिर? ये लेसन याद हो गया ना, जो चीज अब करवाई है ना मैंने, सिर्फ उतना भी याद कर लो, रट्टा मार लो और लिख लिख के देख लो। 1 घंटे का काम है आपके लिए, बताने में टाइम लगता है, बनाने में और याद करने में नहीं लगता। अगर आपने पहले कभी रिवाइज कर रखा तो 1 घंटे में सारा हो जाएगा। और ये तो 2 ही डायग्राम है मोटी के, वेस्पर थ्योरी वाले डायग्राम है, हमेशा काम आएंगे, +2 में, 12th क्लास में बहुत काम आएंगे। ठीक है, अभी बोलिए और कोई लेसन? तो इसके अलावा और कौन कौन से लेसन है मेरे को बताओ, फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो आपके सिलेबस में। सर मोल कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स, रिडॉक्स की बैलेंसिंग आती है? रिडॉक्स की बैलेंसिंग आती है क्या? यस सर। यस सर। बैलेंसिंग आती है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है रिडॉक्स वाली। उसके अलावा रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन नंबर निकालना आपको जरूर आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कितना किसका है। तो देखिए चलिए उसके ऊपर एक प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग मुझे बताइएगा। K2, उसके बाद Cr2O7, Cr2O7, बताइए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसमें? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, सर्च इट एंड टेल मी।
फाइंड किया बेटा किसी ने? सर +6 कितना? +6 यस इट इज +6। यस सर। ठीक है, बहुत सही है। अब आगे बात करते हैं। देखो पोटेशियम 2 पॉजिटिव हो गया, तो यानी कि पूरा मॉलिक्यूल Cr2O7 जो है वो ये पूरा मॉलिक्यूल 2 नेगेटिव है। ऑक्सीजन होता है 7 मतलब 2 नेगेटिव होता है ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये हो गया 14 नेगेटिव। 14 नेगेटिव में से क्या हुआ, 2 नेगेटिव तो अभी ऊपर बचा हुआ है, तो बचे कितने, मतलब 12 नेगेटिव बच गए। तो क्रोमियम 2 क्रोमियम पर 12 पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1 क्रोमियम पर 6 पॉजिटिव। ऐसे करके निकाल सकते हैं, वरना एक्स मान के भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। CrO5 क्रोमियम पेंटॉक्साइड, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। मैंने बताया था +6 ये +6, ठीक है। हालांकि अगर इसको मेथड से निकालेंगे तो यहाँ आपके पास बनेगा 10 5 ऑक्सीजन है, 10 नेगेटिव बन गया, तो ये बनेगा 10 पॉजिटिव, जो कि गलत है ना। तो ये इसका डायग्राम पता होना चाहिए। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का डायग्राम पता है तो बहुत आसानी से आप, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है ना, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, पॉइजनस इन नेचर होता है ये मॉलिक्यूल, तो ऐसा होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन -1 है, -1 है, -1 है, -1 है ऑक्सीजन। तो क्रोमियम कितना हो गया, 4 -1 से 4 पॉजिटिव क्रोमियम इधर हो गया, और 2 एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगी है तो 2 नेगेटिव हो गया, सॉरी 2 पॉजिटिव इस ऑक्सीजन की वजह से हो गया क्योंकि ये ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है। तो इस तरह से ये क्या है, ये ओवरऑल 6 पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये है भाई ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, आपको ये सब आता है तो बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, 1 मोल, मोटी मोटी डेफिनेशन लिख देता हूँ, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 6.02 to 10⁻23 एटम्स मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं, एंटिटीज होती हैं, और वो होता है मोलर मास या एटॉमिक मास बोल सकते हैं, ठीक है। और एटॉमिक मास इन ग्राम, उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करना है, जितना भी हो उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, वो 1 मोल होता है, और वो इक्वल होता है 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, या फिर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर 22.7 लीटर, 7 भी होता है, कब होता है, एट एसटीपी। अब ये क्यों होता है 22.7, तो देखो भाई यहाँ पर प्रेशर जो है वो कितना है, 1 atm प्रेशर, और इसमें प्रेशर जो है वो 1 बार है, ये डिफरेंस होता है। तो बार प्रेशर बदल गया, दोनों स्टैंडर्ड रख रखे हैं, ठीक है, कंफ्यूजिंग डाटा दे रखा है, खैर दोनों में से स्टैंडर्ड एक ही होना चाहिए, बट दोनों है। अगर आपको कुछ ना दिया हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही सही मानिएगा, अगर नहीं दे रखा प्रेशर, और अगर बार में दिया तो फिर बार में निकाल लीजिए, दैट्स इट। ये होता है 1 मोल, पूरा कॉन्सेप्ट सारा लेसन इसके ऊपर घूमता है 1 मोल वाला। बाकी की फालतू चीजें करें ना करें, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट वाले सारे न्यूमेरिकल जरूर कर लें, कम से कम 5 7 10 कर लें, ताकि आपको थोड़ा बहुत हिसाब लग जाए। प्रैक्टिस कर रखिए तो फिर इस लेसन में कुछ है ही नहीं, है ना। पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला टेबल, वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो मैंने लेसन आपको करवाया था, उसके अंदर क्या चेक करना आपको, उस लेसन के अंदर जो भी आपको बताया गया था उसमें एक तो पीरियोडिक टेबल मैंने दी थी, उसको लर्न करने की ट्रिक थी, वो याद कर लीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद कर लीजिए कुछ एटम्स की, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे कार्बन बता देता हूँ आपको, है ना, क्या आता है भाई यहाँ पर, बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0, पाउलिंग स्केल पर ऑक्सीजन की होती है 3.5, नाइट्रोजन की होती है 3.0, कार्बन की होती है 2.5 और बोरोन की होती है 2.0। यस, क्लियर है बेटा ये सबको? यस सर। है ना। और फ्लोरीन ऑक्सीजन के नीचे आता है, और फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 होती है, 3.2। ऑक्सीजन की होती है 3.5। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कई बार कंपटीशन सा लगा रहता है, लगभग दोनों बराबर से ही माने जाते हैं, ठीक है। हालांकि ये बराबर होते हुए भी ये नाइट्रोजन से ज्यादा होते हुए भी क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है। क्यों? क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भले ही नाइट्रोजन से ज्यादा, बट साइज दूर होने की वजह से ये अट्रैक्ट उतना स्ट्रॉन्गली नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड में जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बनता है वो इतना अच्छे से इसमें नहीं बनता। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद कीजिएगा, प्लस साथ में पीरियोडिक टेबल को लर्न करना, और उसके अंदर जो ऑर्डर्स दे रखे हैं ना, सारे ऑर्डर डायरेक्टली लिख रखे हैं।
ये साइज इंक्रीज किसका हो रहा है, डिक्रीज किसका हो रहा है, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉनिक किसकी कम हो रही है, किसकी ज्यादा हो रही है, जो भी एक्सेप्शन है, जो सबसे स्मॉलेस्ट एटम है, सबसे स्मॉलेस्ट आयन है, वो सारे के सारे उसमें ऑर्डर दे रखे हैं। मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क कर रखे हैं, हर एक चीज को रीड करके इंपॉर्टेंट मार्क किया होगा। बहुत आसान सा लेसन है, सिर्फ पीरियोडिक टेबल को सामने रख के और उन ऑर्डर्स को याद कर लीजिए, दिमाग में एक बार बैठा लीजिए, पूरा लेसन खत्म। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी, बस उसके बाद में फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई थी। मेंडलीव ने मास को माना था सबसे इंपॉर्टेंट, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने एटॉमिक नंबर को माना है। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर। इसके अलावा बताइए फिर और क्या चाहिए आपको। और एटॉमिक, जो एटॉमिक वाला लेसन है उसके अंदर तो बोहर मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है, बोहर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल, इन दोनों के, रदरफोर्ड मॉडल का वो तो याद कर लेना कि उसने अल्फा पार्टिकल गोल्ड प्लेट के ऊपर मारे थे, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गए, कुछ एक थे जो वापस आए, 20,000 में से एक, जिसकी वजह से उसने बोला कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत गहरी चीज होती है, जो न्यूक्लियस बाकी का एटम खाली होता है, ये बोला रदरफोर्ड ने। उसके बाद बोहर मॉडल दिया, बोहर मॉडल ने बहुत अच्छा मॉडल दिया था, ठीक है, और उसने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ सिचुएटेड है, कैसे घूमता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, वो सारी चीजें उसने डिफाइन की थी, सबके लिए फॉर्मूला भी दिया था। वो वाला फॉर्मूला और उस पूरे मॉडल को जरूर करना। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले लेसन में से बोहर मॉडल के आने के चांसेस 90% होते हैं, 90%। डायरेक्ट टीचर बोहर मॉडल डाल देगा तो आपको सारे फॉर्मूले लिखने हैं उसके, और कुछ नहीं है, सारे फॉर्मूले, ठीक है, वेलोसिटी कितनी, एनर्जी कितनी, वो सारे, तो बोहर मॉडल को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह याद रख लेना। और इसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में कुछ आने जाने आपके हैं नहीं, सिर्फ एक स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, उसको याद कर लो और उसको डिफाइन कर दो, यही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। वो नहीं पूछता जनरली टीचर, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आपको नहीं देगा पेपर में, ये श्योर है, ये गारंटी देता हूँ मैं आपको, ठीक, क्योंकि टीचर्स उनको करवाते भी नहीं है, और अगर फिर भी कोई टीचर पेपर में दे रहा है तो उसको पता है कि ये बच्चों के लेवल का तो है नहीं ये लेसन, ठीक है, ये हायर लेवल में आता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपके सिलेबस में तो उतना कुछ है नहीं, सिर्फ थ्योरी है, तो इसलिए आप उसको लीव कर सकते हैं। एटलीस्ट आने की प्रोबेबिलिटी है, अगर सारा कवर हो रहा है तो कीजिए, अगर नहीं हो रहा तो उसको लीव कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, और क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर वो जरूर याद करने हैं। क्वांटम नंबर याद है, वो एजीमुथल और वो जितने भी हैं सारे के सारे, है ना, स्पिन क्वांटम नंबर, है ना, वो सारे वो जरूर याद कर लेना। उसकी टेबल बनवाई थी मैंने कि क्वांटम नंबर वो कैसे वो करते हैं, एल क्या होता है, एन क्या होता है ना, एम क्या होता है वो, और फिर लास्ट में एस। एन, एम और एल, एल और एम में प्रॉब्लम पड़ती है। एस तो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, वो तो हाफ प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा। एन शेल नंबर होता है, 1 2 3 4 से शुरू होता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिक्कत किसमें आती है, एल और एम में आती है। बस एल और एम का फॉर्मूला याद कर लो, माइनस एल से प्लस एल तक इंक्लूडिंग 0, वो होता है फॉर्मूला, है ना, उसके लिए। और एम क्या होता है, एल के लिए, और एम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एम के लिए फॉर्मूला होता है, बताओ जरा सर। एम के लिए माइनस एल से प्लस एल, प्लस एल, ये क्या होता है, एल की वैल्यू, एम यस एम सर, होता है, एल होता है, बताओ सर एम होता है, ठीक है। सर और एल होता है 0 से n माइनस 0 to यस n-1, ये होता है एल और ये होता है एम, माइनस एल से प्लस एल। बस ये दो फॉर्मूले अगर आपको याद हैं और आपने वो टेबल कर रखी है तो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वांटम नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चारों क्वांटम नंबर ये एल, एम और एस वाले, और उसके बाद में सेकंड नंबर पर बोहर मॉडल, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके अलावा E इक्वल एच इंटू न्यू, वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कैरेक्टर्स जो हमने किए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, उसके कैरेक्टर्स आते हैं, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से दौड़ती है, E इक्वल एच इंटू न्यू एनर्जी का फॉर्मूला है, और वो क्या होता है इसकी, न्यू इंटू V जो होता है इसका वेलोसिटी, C इक्वल न्यू इंटू लैम्डा होता है ना, ये वाला फॉर्मूला, और E इक्वल एच इंटू न्यू होता है, ये वाला फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूले आप उसके अंदर दे सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला है, दैट्स इट, है ना। तो ये सारे चीजें सेकंड लेसन में कर लिया, सेकंड लेसन का। थर्ड लेसन का आपको बता दिया, फर्स्ट लेसन में बोहर वो है भाई मोल कॉन्सेप्ट, उसमें तो आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी और कुछ आने वाला नहीं। और उसके अलावा आपका फोर्थ लेसन हो चुका है ना। और कौन सा लेसन है बेटा, फिफ्थ लेसन नहीं है गैस स्टेट वाला? नो सर, तो सिलेबस में ही नहीं है। अच्छा, 4 ही लेसन है सिर्फ आपके पेपर में? सर 5, पांचवा कौन सा? रिडॉक्स। रिडॉक्स, हाँ, रिडॉक्स का भी मैंने आपको बता दिया, आपको बैलेंसिंग आती है
और ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको क्लियर आता है। तो दैट्स इट। इसके अलावा फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। Does anyone have any doubt? और आई थिंक ये सारे के सारे नोट्स आपके ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप जानते हैं अच्छे से, है ना। सब के सब नोट्स जो हैं वो उसी लेसन में मिलेंगे, मैंने भी वहीं से सारे के सारे डाउनलोड करके आपको बताए। तो मैं भाई रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी को डाउट है तो डाउट बताइए बेटा।